हेलो फ्रेंड्स, आई वेलकम यू ऑल टू टुडे सेशन ऑफ डेली न्यूज एनालिसिस, जहां पे हम दोनों न्यूज़पेपर हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस से जो इंपॉर्टेंट न्यूज है उनको गो थ्रू करेंगे। तो आज की डेट है 23 दिसंबर और हिंदू की न्यूज़पेपर से हम स्टार्ट करते हैं, न्यूज से स्टार्ट करते हैं। बट पहले 23 दिसंबर जो है वो एक स्पेशल डे भी है, तो आज कौन सा दिन होता है वो भी हम एक बार का ब्रीफ में देख लेते हैं। ओके, मोर ओवर जो ये क्वेश्चन होता है कि आज का जो पर्टिकुलर डे है, कोई सा भी दिन जो होता है वो जानना आपके लिए इसलिए इंपॉर्टेंट है बिकॉज एलेट में आपका डायरेक्ट क्वेश्चन आता है इसमें वन लाइनर में कि एग्जाम्पल के लिए दिसंबर 23 को कौन सा डे इंडिया सेलिब्रेट करता है, या यूनाइटेड नेशन ने 23 दिसंबर को कौन सा डे डिक्लेयर करा है। ओके, अब अगर कोई डे इंटरनेशनली या नेशनली इंपॉर्टेंट होगा तो हम उसको न्यूज एनालिसिस में कवर करेंगे और उसको हम थोड़ा सा ब्रीफ में गो थ्रू करेंगे बिकॉज बेसिक क्वेश्चंस लाइक कि उसका रीजन क्या है, व्हाई 23 दिसंबर इज सेलिब्रेटेड एज अ स्पेसिफिक डे, या फिर उस पर्टिकुलर डे की थीम क्या है इस पर्टिकुलर साल में, ये सवाल आपसे एग्जाम में क्लैट एलेट दोनों में पूछे जा सकते हैं। जैसे कि 23 दिसंबर जो है वो इंडिया की पर्टिकुलर हिस्ट्री में इंपॉर्टेंट डे है बिकॉज 23 दिसंबर को हम सेलिब्रेट करते हैं हमारा किसान दिवस या फिर नेशनल फार्मर्स डे। ओके, तो 23 दिसंबर जो है वो नेशनल फार्मर्स डे। सेकेंड चीज जो आपसे पूछी जा सकती वो ये है कि व्हाई डू वी सेलिब्रेट, व्हाई डू वी कमेमोरेट 23 दिसंबर एज द किसान दिवस, क्यों होता है ऐसा? तो उसका रीजन ये है कि ये बर्थ एनिवर्सरी है किसकी? आपके चौधरी चरण सिंह की, जो इंडिया के 5th प्राइम मिनिस्टर थे। तो यस, ही वाज द 5th प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया एंड ही वाज कंसिडर्ड टू बी चैंपियंस ऑफ इंडियन फार्मर्स। जब वो प्राइम मिनिस्टर थे या जब से वो उन्होंने पॉलिटिक्स स्टार्ट करी है, उनका सिर्फ एक ही एजेंडा होता था, वो था फार्मर्स वेलफेयर। तो उनका जो कंट्रीब्यूशन है उसको रिकॉग्नाइज करते हुए हमने उनके बर्थ एनिवर्सरी को ही क्या बनाया है, नेशनल फार्मर्स डे, किसान दिवस। ओके, तो ये जो पर्टिकुलर चीज होती है कि कौन से दिन पे स्पेसिफिकली इंपॉर्टेंट डेज है नेशनली इंटरनेशनली, कौन से दिन पे कौन सा होता है, ये आपको पता होना इंपॉर्टेंट है। जैसे 23 दिसंबर इज किसान दिवस और नेशनल फार्मर्स डे क्यों होता है? बिकॉज इट इज द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ चौधरी चरण सिंह, जो इंडिया के 5th प्राइम मिनिस्टर थे, चैंपियन ऑफ इंडियन फार्मर बोला जाता है। एंड फाइनली इस बार की थीम क्या है? तो इस बार की थीम है आपकी विकसित भारत 2047। अब आप देखोगे जितनी भी आप इस साल की थीम्स देख रहे हो उसमें कहीं ना कहीं हमने विकसित भारत को यूज करा है बिकॉज हमारा जो पर्टिकुलर गोल है 2047 का कि जब हम 100 इयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस को सेलिब्रेट करें, सो वी शुड बिकम अ डेवलप्ड कंट्री। विकसित भारत, विकासशील नहीं, विकसित भारत बनना है हमें, डेवलपिंग से डेवलप कंट्री बनना है हमें वहां पे। तो उसका ही पर्टिकुलर थीम है। बट एग्जैक्टली थीम क्या है? द रोल ऑफ एफपीओस इन ग्लोबलाइजिंग इंडियन एग्रीकल्चर। तो यहां पे जो एफपीओस हैं, फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन, तो आपकी जो गवर्नमेंट एक चीज जो प्रमोट कर रही है वो ये है कि हर जगह वो कोशिश कर रही है कि कोऑपरेटिव्स प्रमोट हो, ग्रुप जो पर्टिकुलर है, ग्रुपिज्म प्रमोट हो। ग्रुपिज्म नॉट इन द नेगेटिव सेंस बट इन द पॉजिटिव सेंस, सो दैट जो फार्मर्स हैं अगर वो भी अपना एक ऑर्गेनाइजेशन क्रिएट करेंगे तो उनकी जो बार्गेनिंग पावर है, एंड नॉट जस्ट बार्गेनिंग पावर बट मेजरली उनकी जो एफिशिएंसी है, उनकी जो लेबर कॉस्ट है, बाकी की कॉस्ट है, उनको वो शेयर करके जो टोटल कॉस्ट है उसको कम कर सकते हैं। ओके, और इसीलिए जो गवर्नमेंट है वो कॉपरेटिव्स को, एफपीओस को यहां पे प्रमोट कर रही है। एफपीओस आर ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, जिनको हम फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन बोलते हैं। ओके, तो ये है आपका फर्स्ट टॉपिक। अब हम आ जाते हैं आपके स्पेसिफिक हिंदू न्यूज़पेपर की न्यूज़ पे। देखिए, दो न्यूज़पेपर का फायदा क्या है, जैसे मैं कई बार बता चुका हूं, बहुत बार ये होता है कि बहुत सारी अच्छी न्यूज़ या वही सेम न्यूज़ बहुत अच्छे तरीके से दूसरे न्यूज़पेपर में होती है। तो जब हम दो न्यूज़पेपर को कलेक्टिवली यहां पे न्यूज़ एनालाइज करते हैं तो उसका फायदा ये होता है कि जहां पे एक बेटर प्रेजेंटेशन होता है, बेटर हमारे पास टैक्स होते हैं, तो हम उस न्यूज़ को वहां से कवर कर सकते हैं। एट द सेम टाइम स्टूडेंट को यह करना पॉसिबल ही नहीं है कि वो दो न्यूज़पेपर पढ़े, अदरवाइज वो पूरे दिन से न्यूज़पेपर पढ़ता रह जाएगा और बाकी के सब्जेक्ट्स में वीक हो जाएगा। इसलिए आप अपने साइड से एटलीस्ट नहीं, आप एक न्यूज़पेपर पढ़िए, ना कम ना ज्यादा, आप एक न्यूज़पेपर पढ़िए, 0 भी मत पढ़िए, 2 भी मत पढ़िए, बट एक हिंदू या इंडियन एक्सप्रेस में आप पढ़ने की एटलीस्ट, अगर अभी आदत नहीं है तो टाइम्स ऑफ इंडिया से स्टार्ट करिए, बट फिर आप ट्राई करिए मूव करने का इन दो न्यूज़पेपर के ऊपर पे। ओके, तो यहां पे जो ये पर्टिकुलर न्यूज है अभी हम हिंदू से देख रहे हैं और एक दो न्यूज हम इंडियन एक्सप्रेस की भी देखेंगे। ओके, ज्यादातर न्यूज ओवरलैप होती है, तो डू नॉट बी वरीड कि आप एक न्यूज़पेपर पढ़ रहे हो तो दूसरे का मिस हो रहा है। आज नहीं तो कल वो टॉपिक्स आपके कवर हो ही जाएंगे, बाकी आप न्यूज़ एनालिसिस से उसको कवर भी कर सकते हैं। तो यहां पे जो फर्स्ट पेज न्यूज़ आई है दोनों ही न्यूज़पेपर में, इट इज विद रिगार्ड टू कि इंडिया और न्यूजीलैंड ने अपना जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है, एफटीए है, उसको यहां पे फाइनलाइज कर लिया है।
ओके अब जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट क्या होता है, वो क्या होता है, आपको ये पता होना चाहिए। ओके पहली चीज मैं क्लियर कर दूं कि यहां पे नेगोशिएशंस कंक्लूड हुए हैं। ओके विच मींस कि नेक्स्ट ईयर से एफटीए जो इंप्लीमेंट होगा उसके बेसिकली प्रोविजंस क्या होंगे, उसमें किन के ऊपर पे टैरिफ रेट्स क्या रखा जाएगा, पहली चीज तो ये। और दूसरा कौन से हमने एग्जेम्प्ट करे हैं एफटीए में से, वो सारे के सारे आपके नेक्स्ट ईयर से होंगे, बट उनका नेगोशिएशन कंप्लीट हो चुका है, उसका एक ब्रॉड फ्रेमवर्क प्रिपेयर हो चुका है, तो नेक्स्ट ईयर से वो इंप्लीमेंटेबल होगा। ओके तो यहां पे एफटीए जो होता है, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, ये इंपॉर्टेंट इसलिए होता है बिकॉज जब भी कोई दो कंट्रीज अपने बीच में ट्रेड करती हैं, सो दे वुड वांट कि दूसरी जो कंट्री है वो उनके ऊपर पे कोई भी टैरिफ ना लगाए। ओके टैरिफ बोल दें हम, या ड्यूटी बोल दें, या फिर हम उन पे इंपोर्ट टैक्स बोल दें, एक ही बात है यहां पे। ओके तीनों ही हमारे लिए सेम बात है यहां पे। तो यहां पे व्हाट वी वांट इज, या दो कंट्रीज जब ट्रेड करते हैं तो दे वुड वांट कि सामने वाली कंट्री हमारे ट्रेड के ऊपर पे कोई टैक्सेशन ना लगाए, जिससे हमारे जो प्रोड्यूसर्स हैं, हमारे जो एक्सपोर्टर्स हैं, उनको प्रमोशन मिले। ओके बट एट द सेम टाइम हर कंट्री अपनी पर्टिकुलर डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज को प्रोटेक्ट करना चाहती है, एट द सेम टाइम खुद के प्रोडक्ट्स को एक्सपोर्ट करना चाहती है। तो इसलिए कंट्रीज क्या करते हैं, अपने बीच में फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन करते हैं, जिसके अंदर में दोनों कंट्रीज बैठते हैं, नेगोशिएट करते हैं, अपने इंडस्ट्रीज के कंसर्न को पुट फॉरवर्ड करते हैं, अपने इंडस्ट्रीज को जितना हो सकता है प्रोटेक्ट करने की कोशिश भी करते हैं, बट एट द सेम टाइम बोथ अंडरस्टैंड कि अगर यहां पे ओपन ट्रेड होगी तो दोनों कंट्रीज के लिए बेनिफिशियल होगा। ओके इसलिए यहां पे दोनों कंट्रीज इंडिया और न्यूजीलैंड सामने आए, उन्होंने बैठ के नेगोशिएशन करा और उन्होंने भी अपना जो एफटीए है, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है, वो फाइनलाइज कर दिया है। इसको ऑफिशियली साइन कर दिया जाएगा फर्स्ट हाफ ऑफ 2026 के अंदर में, यानी नेक्स्ट ईयर के फर्स्ट 6 के अंदर में हम देखेंगे कि प्राइम मिनिस्टर मोदी और न्यूजीलैंड के जो प्राइम मिनिस्टर हैं, दोनों के दोनों बैठ के यहां पे इसको फाइनलाइज कर देंगे। यूजुअली जो नेगोशिएशंस होती हैं वो मिनिस्टर लेवल पे होती है, सेक्रेटरी लेवल पे होती है, उसके बाद में जो फाइनल सिग्नेचर्स होते हैं वो प्राइम मिनिस्टर करते हैं, और फ्यूचर के अंदर में ट्रीटी इंप्लीमेंटेशन के अंदर में हमेशा प्रेसिडेंट ही उसको साइन करते हैं। ओके तो यहां पे ये एफटीए साइन हुआ है। अब ये जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है, इसके अंदर के की ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं? ओके तो पहला ऑब्जेक्टिव तो ये है कि हम दोनों कंट्रीज चाहते हैं कि हमारा जो बायलैटरल ट्रेड है, दोनों कंट्रीज के बीच का ट्रेड है, इसको हम 5 इयर्स में 5 बिलियन तक इंक्रीज करें। बहुत कम ट्रेड होती है इंडिया न्यूजीलैंड के बीच में। जस्ट फॉर कंपैरिजन, इंडिया यूएस और इंडिया चाइना जो है ये 100 बिलियन की पर्टिकुलर ट्रेड है, और यहां सिर्फ 5 बिलियन की ट्रेड है। तो हम यहां ये कह सकते हैं कि इंडिया और न्यूजीलैंड का या तो अभी मार्केट अनकैप्चर्ड है, या फिर हमारे पास इतनी अपॉर्चुनिटी नहीं है। बट अगर हम इसको एग्रीकल्चर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, डेयरी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, तो दोनों कंट्रीज के अंदर में एग्रीकल्चर और जो डेयरी सेक्टर है वो बहुत ही ज्यादा प्रोमिनेंट है, एंड बोथ कंट्रीज वांट कि थोड़ा बहुत हम उस एरिया को ओपन अप करें। ओके तो यहां पे पहला ये है। दूसरा ये है कि वी वांट बोथ कंट्रीज, या स्पेसिफिकली इंडिया वांट्स कि उसके पास में जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट है फ्रॉम न्यूजीलैंड वो भी आए, और यहां पे दे आर ट्राइंग कि $20 बिलियन तक का इन्वेस्टमेंट अगले 15 साल के अंदर में यहां पे हमारा ऑब्जेक्टिव इस एफडीए के थ्रू किसको इंक्रीज कर पाए। तीसरा है कि यस वी वांट कि टैरिफ फ्री एक्सेस मिले फॉर इंडियन गुड्स टू न्यूजीलैंड मार्केट्स, एंड द गुड थिंग इज कि 95% प्लस जो इंडियन एक्सपोर्ट्स जो न्यूजीलैंड को यूजुअली होते हैं, उन सबको वो टैरिफ फ्री कर रहे हैं। ओके टैरिफ फ्री से मतलब है कि कोई भी इंपोर्ट टैक्स नहीं लगेगा जब इंडिया से ये प्रोडक्ट्स न्यूजीलैंड के अंदर में इंपोर्ट करवाए जाएंगे। ओके एंड फोर्थ इज यस विच इज वेरी इंपॉर्टेंट कि वी नीड कि हम यहां पे एक्सपोर्ट को डाइवर्सिफाई करें। ओके एक्सपोर्ट्स को डाइवर्सिफाई करें। क्यों करें? न्यूजीलैंड के साथ में चाहे 5 बिलियन का ही ट्रेड कर रहे हैं हम, 5 बिलियन का ही हमारा ऑब्जेक्टिव है 5 साल का, बट ये इंपॉर्टेंट इसलिए है बिकॉज अभी हम देख पा रहे हैं कि अगर आप सिर्फ एक या दो कंट्रीज पे डिपेंडेंट होते हैं, जैसे कि अभी हमने देखा कि हम यूएस की इकोनॉमी पे, यूएस के पर्टिकुलर मार्केट पे कितने डिपेंडेंट थे, कि जब डोनाल्ड ट्रंप ने हम पे टैरिफ इंपोज करने की बात कही, सो वी वर लाइक कि यस वी हैव टू नेगोशिएट विद डोनाल्ड ट्रंप, ऑल्दो वो यहां पे कोई पर्टिकुलर लॉन्ग टर्म या सस्टेनेबल नेगोशिएशंस की बात नहीं कर रहे हैं, बट वी हैड टू केटर टू डोनाल्ड ट्रम्प्स बेसिकली फैंसीज। तो यहां पे इस चीज को अगर हम अवॉइड करना चाहते हैं तो डाइवर्सिफिकेशन विद इवन स्मॉल कंट्रीज के साथ थोड़ा थोड़ा ट्रेड करेंगे, तो हमारा जो मार्केट है, हमारा जो एक्सपोर्ट सेक्टर है, वो और भी रोबस्ट हो जाएगा। ओके तो ये है पर्टिकुलर चीज। अब आते हैं हम इसके स्पेसिफिक्स के ऊपर पे, जो ये पर्टिकुलर आपका साइन किया गया है,
एफटीए, इसके अंदर में कौन से प्रोडक्ट्स हैं जो इंडिया ने कैटेगोरिकली डिनाई कर दिए हैं या बोल दिया कि इनको हम यहां पे नहीं करेंगे, जिसमें वेरी इंपॉर्टेंटली कोई मार्केट एक्सेस ग्रांट नहीं किया गया डेयरी प्रोडक्ट्स के लिए, राइस, व्हीट, सोयाबीन के लिए, अनियन, शुगर, स्पाइसेस के लिए, एडिबल ऑयल, रबर्स के लिए, और भी पर्टिकुलर है। लेकिन यहां पे अगर आप एक कॉमन थीम देखोगे तो ये सारे के सारे कौन से प्रोडक्ट्स हैं, दीज ऑल रिलेट टू एग्रीकल्चर एंड एलाइड इंडस्ट्रीज। ठीक है, तो उनसे जो रिलेटेड इंडस्ट्रीज हैं, बिकॉज इंडिया फार्मर डोमिनेटेड है, नॉट गुड, बट एग्रीकल्चर में अभी भी 46% पॉपुलेशन इंडिया की डायरेक्टली और इनडायरेक्टली वहां पे ही एम्प्लॉयड है। तो यू कैन सी हियर की करीब करीब 50% पॉपुलेशन जो है वो आपके एग्रीकल्चर पे डिपेंडेंट है। ऑल दो 17% ऑफ जीडीपी, अबाउट 17% ऑफ जीडीपी ही कंट्रीब्यूशन कहां से आ रहा है, इस पर्टिकुलर एग्रीकल्चर सेक्टर से आ रहा है। तो कैन अंडरस्टैंड कि 50% पॉपुलेशन इंडिया का जो 17% आपका जीडीपी है सिर्फ उसको बेसिकली प्रोड्यूस करता है। तो यू कैन सी हियर हाउ वल्नरेबल दे आर, क्योंकि आप ये मानिए अगर मैं इनको भी अलाउ करूंगा तो कहीं ना कहीं जीडीपी का जो शेयर है वो कम होगा, पॉपुलेशन उतनी ही रह जाएगी, थोड़ी बहुत शायद कम हो जाए परसेंटेज, बट अदरवाइज इट वुड बी वेरी वेरी नेगेटिव इफेक्ट, इट वुड हैव वेरी नेगेटिव इफेक्ट ऑन द लाइवलीहुड ऑफ द फार्मर कम्युनिटी, ऑल्सो द सेक्टर। इसलिए हम यहां पे देख रहे हैं कि इनको हमने कोई मार्केट एक्सेस नहीं दिया। न्यूजीलैंड ऑल्सो अंडरस्टैंड कि इट्स अ डेवलप्ड कंट्री, इंडिया इज अ डेवलपिंग कंट्री, इंडिया का एग्रीकल्चर आज भी थोड़ा ट्रेडिशनल है, इतना एडवांस नहीं, तो दे वुड नॉट बी एबल टू कम्पीट। तो न्यूजीलैंड हैज ऑल्सो बीन प्रेगमेटिक कि फ्यूचर में शायद ओपन होगा, बट एट द सेम टाइम वी हैव अ लॉट ऑफ स्कोप जहां पे इंडिया और न्यूजीलैंड दोनों बेनिफिट कर सकते हैं। ओके तो यहां पे है। इसके अलावा व्हाट यू नीड टू नो इज कि रिसेंटली जितने भी एफटीए साइन होते हैं हर कंट्री के साथ में, स्पेसिफिकली अब आपके लिए 2026 में जितने भी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन होते हैं वो सारे आपको पता होनी चाहिए, कंट्री सारी पता होनी चाहिए रिसेंट वाली। ओके उसका रीजन ये है कि एक बहुत सीधा स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन आ सकता है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री हैज नॉट साइंड एन एफटीए विद इंडिया इन 2026, और उसमें अगर आपको नहीं पता है किनके साथ साइन हुआ है तो आप उसको आंसर नहीं कर पाओगे। तो रिसेंटली जो कुछ इंपॉर्टेंट कंट्रीज, जो मेजर कंट्रीज हैं जिनके साथ एफटीए साइन हो चुका है नवंबर दिसंबर में रिसेंटली, और नेक्स्ट ईयर इनकी इंप्लीमेंटेशन होगी, तो वो है आपके यूएई, ओमान और ऑस्ट्रेलिया। ओके और इसमें मैं एक और ऐड कर देता हूं, इट इज ऑल्सो यूके, यूनाइटेड किंगडम के साथ में भी हमने सीपा जो है, ओके सीपा जो है वो साइन किया है। अच्छा अब इसका फुल फॉर्म बताऊं मैं आपको या इसका अंडरस्टैंडिंग दे देता हूं? चलिए फुल फॉर्म आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए, सीपा का फुल फॉर्म पता करिए और कमेंट बॉक्स में बताइए। ऐसे एक सीका और होता है, ठीक है, तो ये दो पर्टिकुलर टर्मिनोलॉजीज हैं। जैसे यहां पे दिया हुआ है ईसीटीए, इकोनॉमिक कॉपरेशन एंड ट्रेड एग्रीमेंट, क्या डिफरेंस होता है इनमें, तो मैं आपको क्लियर कर देता हूं। ये जो सारे वर्ड्स आप देख रहे हो, सीका, सीपा, ईएफटीए एक्सेट्रा, ऑल दीस, जैसे ईसीटीए हो गया यहां पे, ये सारे के सारे आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ एफटीए ओनली। ये सब फ्री ट्रेड एग्रीमेंट ही है। ओके और वैसे कोई पर्टिकुलर बुक नहीं है, कहीं पे कोई गाइडलाइंस नहीं कि ये वाले एफडीएस तो सीपा कहेंगे, इनको सीका कहेंगे, इनको ईसीटीए कहेंगे, ऐसा कहीं लिखा हुआ नहीं है। ओके तो यहां पे जो एफटीए होते हैं उसमें यूजुअली जो इंडिया एफटीए करता है उनको वो सीपा बोलता है। ओके वो उनको क्या बोलता है, या तो सीपा बोलेगा या सीका बोलेगा। थोड़ा सा डिफरेंस क्या है, सीका जो होता है, सीपा जो होता है सीका के कंपैरिजन में यहां पे और भी ज्यादा टैरिफ जो होता है वो कम किया जाता है, मतलब ज्यादा बड़े सेक्टर्स को कवर किया जाता है, और सीका यूजुअली लिमिटेड होता है गुड्स के ऊपर पे और लिमिटेड नंबर ऑफ सर्विसेज के ऊपर पे। तो सिर्फ इतना सा डिफरेंस है। अगर मैं एक वेन डायग्राम से समझाऊं ना, तो सीका तो है ये थोड़ा छोटे एरिया का हो जाएगा और सीपा जो है वो और भी थोड़ा बड़ा हो जाएगा। इतना ही डिफरेंस है दोनों के बीच में। और ये है क्या, ऑल ऑफ दीज आर एफटीए, एग्जांपल्स ऑफ एफटीए। यहां पे जैसे ईसीटीए है, ईसीटीए भी आप एक टाइप का यहां पे वो एफटीए ही है। ओके तो ये सब डिफरेंट नाम है, बट आपका जॉब क्या है, आपका जॉब है टू टेल मी द फुल फॉर्म ऑफ सीका एंड सीपा, एंड दीज आर बेसिकली योर एफटीएस जो इंडिया साइन करता है। ओके तो दिस इज जस्ट अ नॉमेनक्लेचर। और वेरी इंपॉर्टेंटली कौन से ऐसे ग्रुप्स हैं जिनके साथ करंटली इंडिया नेगोशिएट कर रहा है एक एफटीए, तो दो ग्रुप्स हैं जिनके साथ में हम कई साल से, स्पेसिफिकली इसके साथ में हम कई साल से कोशिश कर रहे हैं कि हमारा एक पर्टिकुलर एफटीए साइन हो जाए। And there might be some positive news again in 2026. Why? Because आपके लिए एक और इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो है आपका रिपब्लिक डे, जो 2026 में होगा। इस साल भी आपके रिपब्लिक डे के ऊपर पे क्वेश्चन आया था एलेट के अंदर में, तो क्लैट में भी आ सकता है। और इस बार के जो पर्टिकुलर चीफ गेस्ट है वो यूरोपियन यूनियन के जो ऑफिशियल मेंबर्स हैं, ऑफिशियल्स हैं जो यूरोपियन यूनियन के, दे हैव बीन आस्क्ड टू बी द बेसिक टू रिप्रेजेंट द यूरोपियन यूनियन। तो उनको यहां पे आपका इन्वाइट किया गया, दे हैव एक्सेप्टेड द इन्वाइट।
पॉसिबली अगर कुछ और गड़बड़ नहीं होती, कोई गड़बड़ हो जाए बात अलग है, बट अदरवाइज करंटली 2026 का जो आपका रिपब्लिक डे होने वाला है उसमें यूरोपियन यूनियन के ऑफिशियल्स वुड बी द चीफ गेस्ट। ओके, और दूसरा है गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल। ये दोनों इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है, हम इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन में इनको कवर करते हैं, बट स्टिल व्हाट यू कैन डू इज कि गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल जो है इसका पर्टिकुलर मेंबरशिप क्या है वो आप पता कर सकते हैं। ओके, एज द नेम सजेस्ट, गल्फ में जो है आपके गल्फ से यहां मतलब है पर्शियन गल्फ से या फिर अरेबियन गल्फ से, उसकी जो कंट्रीज हैं वो सब कौन है, वो गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल की मेंबर से। ट्राई टू लुक एट द गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल, उसका मैप देखना आप, तो उससे क्या होगा, मैप से और भी जल्दी आपको याद होगा। ओके, तो ये हो जाएगा आपका ग्रुप्स with which India is trying to negotiate, currently negotiating FTA। ओके, नेक्स्ट पे आ जाते हैं। नेक्स्ट एक एडिटोरियल है, अगेन स्टूडेंट जो अभी न्यूज़पेपर रीडिंग स्टार्ट कर रहे हैं, बिलीव मी जितना आपको हेल्प एडिटोरियल पढ़ने से मिलेगा उतना हेल्प आपको इस एग्जाम प्रिपरेशन में कहीं से नहीं मिलेगा। ओके, तो प्लीज 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 गिव योर ample time to reading your editorials and trying to analyze and understand what is there in an editorial। okay, तो जितने भी एडिटोरियल हैं और ओपेड पेज होता है, उसके बाद टेक्स्ट एंड कंटेक्स्ट पेज होता है हिंदू में, और उसमें एक्सप्लेन पेज होता है। ये 3 पेजेस हैं आपके, जिनको आई वुड सजेस्ट कि आप जितना टाइम दे सकते हैं उतना आपके लिए अच्छा है। जब भी फ्री टाइम मिले उसके ऊपर पे पॉन्डर अपॉन करें, उसमें सोचें कि भाई ये एक पर्टिकुलर जो आर्टिकल आया है इसका पर्टिकुलर क्रक्स क्या है, कंक्लूजन क्या है, इससे मैं क्या इंफरेंस ड्रॉ कर सकता हूं, इसके पीछे अजम्पशंस क्या हो सकते हैं जिससे आपकी रीजनिंग इंप्रूव हो। ओके, अब यहां पे एक बहुत इंपॉर्टेंट आपका इंग्लिश रीजनिंग और रीजनिंग में लीगल रीजनिंग के लिए भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, विच इज राइट टू डिस्कनेक्ट। ओके, अब यहां पे इसका कंटेक्स्ट ये है कि आपके एक प्राइवेट मेंबर ने एक बिल इंट्रोड्यूस करा है राइट टू डिस्कनेक्ट का। अब यूजुअली प्राइवेट मेंबर बिल जो होता है वो पास नहीं होता है। चलिए, पहले तो आई नो कि बहुत सारी यही सोच रहे हैं व्हाट इज अ प्राइवेट मेंबर बिल, एंड उससे भी पहले एक प्राइवेट मेंबर कौन होता है, व्हाट आर प्राइवेट मेंबर्स, क्या ये प्राइवेसी या प्रिवेसी के अंदर में रहते हैं, क्या हमें पता नहीं होता? तो ऐसा कुछ भी नहीं है। हमारा जो पर्टिकुलर लोकसभा और राज्यसभा है या लेजिस्लेटिव असेंबली है, उसके अंदर में टर्मिनोलॉजी प्राइवेट मेंबर जो वर्ड है ये यूज किया जाता है कोई भी ऐसे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के लिए, या अगर स्टेट लेवल पे देखें तो एमएलए के लिए। कोई भी ऐसा एमपी और एमएलए, चाहे वो रूलिंग पार्टी से है चाहे अपोजिशन पार्टी से, मतलब चाहे बीजेपी या कांग्रेस का है, बट वो मिनिस्टर नहीं है, नॉन मिनिस्टर। तो कोई भी जो एक नॉन मिनिस्टर मेंबर होता है उसको क्या कहा जाता है, प्राइवेट मेंबर कहा जाता है। और जो ये बिल इंट्रोड्यूस करते हैं उनको हम प्राइवेट मेंबर बिल कहते हैं। अब मैं यहां पे ये क्यों कह रहा हूं कि जो प्राइवेट मेंबर बिल होते हैं ये रेयरली इनेक्ट होते हैं, सिंबॉलिक होते हैं। इसका रीजन ये है कि यूजुअली इंडिया के अंदर में जो लॉ पास करे जाते हैं वो ज्यादातर आपकी गवर्नमेंट करती है, यानी मिनिस्टर्स के थ्रू, मिनिस्ट्रीज के थ्रू पास होते हैं। बट यहां पे ऐसा नहीं है, कोई और बाकी के एमपी एमएलए बिल इंट्रोड्यूस नहीं कर सकते। लोकसभा में, राज्यसभा में, लेजिस्लेटिव असेंबली में, लेजिस्लेटिव काउंसिल में जितने भी मेंबर्स होते हैं उन सबके पास में राइट होता है बिल को इंट्रोड्यूस करने का। ओके, बट यूजुअली क्योंकि ये नॉन गवर्नमेंट से आते हैं तो इनको हार्डली कभी पास किया जाता है। ओके, देयर आर सम इंस्टांसेस जहां पे आपका इंट्रोड्यूस किया गया और पास करा गया, बट यूजुअली इंट्रोड्यूस नहीं किए, पास नहीं किए जाते हैं उन पे। बट एक क्या होता है, बहुत बार एक लीगल डिबेट स्टार्ट होता है, और जैसे कि आप यहां भी देख पा रहे हो कि सिंबॉलिक तो है, बट इसने क्या करा है, आज हम इसका एडिटोरियल पढ़ रहे हैं, हम इस पे लीगल डिबेट जो है वो इनिशिएट कर चुके हैं। जैसे कि आप यहां देख सकते हैं, राइट टू डिस्कनेक्ट जो है ये बहुत सारे वेस्टर्न कंट्रीज के अंदर में कंसेप्ट आ चुका है, और ये बेसिकली हमारे वर्क प्लेस के राइट से डील करता है। तो व्हाट एग्जैक्टली इज राइट टू डिस्कनेक्ट? तो देखिए, खासकर कि जब से ऑनलाइन वर्क स्टार्ट हुआ है, वर्क फ्रॉम होम पॉसिबल हुआ है, तो यहां पे जो पर्टिकुलर आपका टाइम होता है उसके बीच में जो पर्टिकुलर एक डिवीजन होता था कि ये मेरा वर्क टाइम है, ये मेरा लेजर टाइम है, प्लेजर टाइम है, उसके अंदर में जो लाइंस है वो ब्लर्ड हो चुकी हैं। तो इसके अंदर में होता क्या है कि आपका जब आप ऑफिस जाते थे तो लेट से आपका ऑफिस आवर होता था लेट से 9 to 5 या 9 to 4, यूजुअली वेस्टर्न कंट्रीज में 9 to 4 या 10 to 4 ही आपका टाइमिंग रहता है। तो यूजुअली आपका टाइम होता था 10 to 4। 4 बजे जैसे ही आप घर गए, आप लैपटॉप घर नहीं लेके जाते थे, आप कोई डॉक्यूमेंट्स घर नहीं लेके जाते थे। वंस यू आर एट होम, नाउ यू आर नॉट इन्वॉल्व इन एनी काइंड ऑफ ऑफिस वर्क। लेकिन अब क्या हो चुका है कि एक तो ये पर्टिकुलर बात कही जाती है कि वी आर अ फैमिली, और यहां पे इस फैमिली के नाम पे क्या होता है, जो पर्टिकुलर एम्प्लॉयज होते हैं उनका एक्सप्लॉयटेशन स्टार्ट हो जाता है। ओके, और इसमें यहां पे जो लाइन होती है एक आपके ऑफिस वर्क की और एक पर्सनल लाइफ की, वो बहुत ही ज्यादा क्या है, ब्लर हो जाती है, कहीं ना कहीं मिसयूज एक्सप्लॉयटेशन हो जाता है।
हो जाता क्या, बहुत ही कॉमन है बाकी इंडस्ट्रीज के अंदर में ये चीज होना। ओके तो यहां पे एक बिल ये जो है राइट टू डिस्कनेक्ट, ये क्या चीज प्रपोज कर रहा है कि अगर एक बार कोई पर्सन उसका ऑफिस आवर्स कंप्लीट हो गया, उसके बाद में एनी काइंड ऑफ कनेक्शन विद द एम्प्लॉयर वुड बी कॉन्स्टिट्यूटेड एज डूइंग वर्क ओनली। ओके अब देखिए बड़ी प्रॉब्लम तो ये होती है कि वर्क की डेफिनेशन क्या होती है, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ वर्क। जैसे कि आपको मैं एक एग्जांपल दूं जो कई बार कंट्रोवर्शियल हो जाता है कि आप जब घर से वर्क के लिए निकलते हैं, आप ऑफिस के लिए निकलते हैं और ऑफिस से घर पहुंचते हैं, क्या ये पर्टिकुलर टाइम पीरियड भी वर्क में काउंट होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, या फिर जब आपने ऑफिस में एंट्री करी और एग्जिट करी क्या सिर्फ यही होना चाहिए। तो अब मैं इसको क्लियर करता हूं, ये कोई आपका कोई इसमें क्लियर आंसर नहीं है कि ये पर्टिकुलरली डिफाइंड है कि यहां से यहां तक वर्क आवर होता है। लेकिन यहां पे जो यूरोपियन यूनियन है, वेस्टर्न कंट्रीज, उन्होंने कुछ कोशिश करी है। उन्होंने इसमें सिंपली ये कहा है कि वर्क का मतलब है whenever your employer is having control over you, एम्प्लॉयर इज हैविंग कंट्रोल ओवर यू। अब एम्प्लॉयर से कंट्रोल का मतलब यह है कि मान लेते हैं कि मैं घर चला गया हूं और मेरे पास लैपटॉप है, बट मुझे मेरे एम्प्लॉयर ने बोला है कि ये पर्टिकुलर जो रिपोर्ट है ये कल सुबह मेरे पास आनी चाहिए। अब सोचिए अगर मेरा ऑफिस 5 बजे एंड हो गया 5 PM पे और मेरी रिपोर्ट कंप्लीट है और मुझे सुबह देनी है, तो ऑब्वियसली मुझे 5 बजे के बाद भी काम करना पड़ेगा। लेकिन यहां पे आपकी यूरोपियन यूनियन, वेस्टर्न कंट्रीज क्लियर है कि आप इस तरीके से वर्क अलॉट ही नहीं कर सकते जहां पे आप एक डेडलाइन प्रोवाइड कर रहे हैं और उसके बाद में पर्सन इज यू आर नॉट आस्किंग हिम टू वर्क बट इनडायरेक्टली यू हैव आस्क्ड हिम टू वर्क, व्हाई और हर टू वर्क, बिकॉज अब उसको अगर रिपोर्ट सबमिट करनी है तो उसे उसके बाद में भी काम करना पड़ेगा। और बिकॉज ऑफ दिस वर्क फ्रॉम होम कल्चर, ऑनलाइन कल्चर, ये जो पर्टिकुलर आपका डिफरेंशिएशन है, डिमार्केशन है, ये बिल्कुल ही रेजर हो चुका है। इसलिए यहां पे सुप्रिया सूले करके आपकी वो एमपी है जिन्होंने इस बिल को इंट्रोड्यूस किया था, वेयर शी वांट्स कि इंडिया के अंदर में भी हमें कुछ पर्टिकुलर रेड लाइंस को ड्रॉ करना जरूरी है, वर्क को डिफाइन करना जरूरी है, सो दैट जो एम्प्लॉइज हैं उनका भी जो राइट टू डिस्कनेक्ट है, एक अपने पर्सनल लाइफ को जीने का, अपने फैमिली लाइफ को बिल्कुल फ्रीली जीने का जो राइट है उसको वो अच्छे से एंजॉय कर सके। ओके तो ये तो हुआ इसका कंटेक्स्ट। आई होप आप समझ गए होंगे राइट टू डिस्कनेक्ट क्या होता है। अब अगर आप चाहते हो कि आप इस टाइप के क्वेश्चंस को इंग्लिश रीजनिंग में भी कर पाओ तो ये आर्टिकल्स आपको रीड करने पड़ेंगे। ये आर्टिकल में है क्या, इसका कंटेक्स्ट है वो मैं आपको समझा रहा हूं, बट आप खुद से रीड करोगे तो आपकी जो अंडरस्टैंडिंग है वो और भी बेटर होगी। ओके तो यहां पे क्या है, डिजिटल रैशनल बताया हुआ है आपको कि डिजिटल टेक्नोलॉजीज ने ये लाइंस को, फिजिकल वर्क स्पेस को, यहां पे वर्क को एक्सटेंड कर दिया है। बिल रिकॉग्नाइज करता है इरोजन ऑफ पर्सनल टाइम, ये रिकॉग्नाइज कर रहा है कि यस पर्सनल टाइम इरोड हो रहा है आपका, और साइकोलॉजिकल एंड ऑटोनॉमी कॉस्ट ऑफ परपेचुअल अवेलेबिलिटी। तो अगर आप फोन पे भी अवेलेबल हो, आप यू आर ऑलवेज अवेलेबल, तो यहां पे इसका एक साइकोलॉजिकल कॉस्ट भी होता है, ऑटोनॉमी का कॉस्ट भी होता है। एंड फ्यूचर लॉयर्स यू हैव टू अंडरस्टैंड इट वेरी मच कि देखिए कॉर्पोरेट जो लॉ है वो इंडिया के अंदर में इस मामले में बहुत ज्यादा बदनाम है, बिकॉज यहां पे इट इज वेरी कॉमन कि आप पर डे 16 आवर्स 17 आवर्स करो, यस दे गोइंग टू पे यू वेरी वेल, दे आर गोइंग टू बी मेनी पर्क्स ऑफ हैविंग दैट पर्टिकुलर जॉब, बट अदरवाइज योर वर्क आवर्स स्ट्रेच बियॉन्ड योर पर्टिकुलर ऑफिस आवर्स ऑल्सो। और मुझे ये कहना ही नहीं बिकॉज देयर इज नो फिक्स ऑफिस आवर्स, देयर इज अ टास्क बेस्ड असाइनमेंट्स, और आपका अगर कोई केस आ गया तो यू हैव टू वर्क फॉर दोस पर्टिकुलर केसेस विद स्ट्रिक्टर डेडलाइंस। बट अगर इस टाइप का बिल आ जाएगा तो ये चीज इस तरह से एक्सप्लॉइट कर पाना, ये चीजें कर पाना वुड बी वेरी डिफिकल्ट और नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। ठीक है, कुछ एग्जांपल अगर मैं आपको दूं तो यूरोपियन यूनियन फ्रांस का है, जर्मनी इज आल्सो वन एग्जांपल, जहां पे देखिए उन्होंने क्या वर्क की डेफिनेशन दी है, एम्प्लॉयर कंट्रोल। तो जैसे ही वह एम्प्लॉयर कंट्रोल कर रहा है उसकी पर्टिकुलर लाइफ को, दैट वुड बी इन द डेफिनेशन ऑफ वर्क। ओके फ्रांस डिफाइन नहीं करता है बट क्लियरली वर्किंग टाइम और रेस्ट टाइम को यहां पे पर्टिकुलर उसको बेसिकली रिकॉग्नाइज करता है कि एक रेस्ट टाइम भी कुछ होता है। पीरियड्स अंडर एम्प्लॉयर कंट्रोल ट्रीटेड एज वर्किंग टाइम, तो यहां पे जब आपका पर्टिकुलर लंच आवर भी चल रहा है तो वो भी आपके वर्क आवर्स में ही काउंट होता है। आप ये नहीं कह सकते कि मेरा अगर 8 आवर्स है और बीच में 1 घंटे का लंच होता है, तो अगर लेट्स से कि 8 आवर्स मेरे 8 to 6 में कंप्लीट हो रहे हैं, 4 में कंप्लीट हो रहे हैं, तो यहां पे क्योंकि बीच में एक लंच था तो 5 बजे तक आपको काम करना है, तो वो लंच आवर वुड बी पार्ट ऑफ द वर्क टाइम। ओके अगर हम इसका कॉन्स्टिट्यूशनल डायमेंशन देखें, जो हमेशा आपको देखना चाहिए कि इंडिया के अंदर में कौन से लॉ में, कौन से कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजन में आप इसको इनकॉर्पोरेट कर सकते हो, तो यहां पे जो मेरा सबसे बेसिक है राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी, उसके आर्टिकल 21 के अंदर में, बिकॉज इंडिविजुअल ऑटोनॉमी और डिग्निटी आती है, तो ये जो राइट टू डिस्कनेक्ट है इसको मैं वहां पे इनकॉर्पोरेट कर सकता हूं। ओके तो ये आर्टिकल जब आप रीड करोगे तो यही चीज इस आर्टिकल में लिखी हुई है, बट अगेन एट द सेम टाइम इट वुड बी बेटर अगर आप इसको पढ़ें और इसको समझें। ओके नेक्स्ट पे आ जाते हैं।
ओके अब देखिए कल की क्लास में ही मैंने सीएसआर डिस्कस करा था, तो हम सब जो सारे स्टूडेंट्स ने कल की क्लास अटेंड करी थी एंड वी डिस्कस दिस पर्टिकुलर थिंग एनीवे। तो यहां पे देखिए वही आर्टिकल आपको यहां पे वैसे ही उसी पर्टिकुलर टॉपिक से रिलेटेड एक आर्टिकल आया है विच इज इन रिलेशन टू योर कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब देखिए इंडिया के अंदर में जो कंपनीज हैं, कॉर्पोरेट्स हैं, उनका मेन एजेंडा है प्रॉफिट मेकिंग, या फिर अगर इसको थोड़ा सा बेटर वे में पुट किया जाए कि जो उसके शेयर होल्डर्स हैं, जो पब्लिक शेयर होल्डर्स हैं या प्राइवेट शेयर होल्डर्स हैं, उनके इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करा जाए, उनके लिए बेनिफिशियल वर्क करा जाए। ओके बट एट द सेम टाइम इंडिया के अंदर में वी ऑल्सो एक्सपेक्ट कि जो हमारे कॉर्पोरेट्स हैं उनकी कुछ सोसाइटी की तरफ भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, एंड इट वुड बी वेरी गुड फॉर द कॉर्पोरेट्स ऑल्सो अगर वो एक पर्टिकुलर अगर वो बेसिकली थोड़ा वेलफेयर एक्टिविटीज में इन्वॉल्व होते हैं, सो दैट उनका जो पब्लिक परसेप्शन है वो भी बेटर हो। फॉर एग्जाम्पल जब हम टाटा के बारे में सोचते हैं तो टाटा ट्रस्ट जो है वो बहुत सारी पब्लिक वेलफेयर की एक्टिविटीज करता है जब से उसका फॉर्मेशन हुआ, इररिस्पेक्टिव ऑफ कि किसी लॉ ने कभी उससे नहीं बोला, और इसीलिए जो पब्लिक की गुडविल है वो भी टाटा के साथ में है। एट द सेम टाइम बहुत सारी कंपनीज हैं जो एक्सप्लॉयटेशन में इन्वॉल्व होती हैं, लेट्स से रिसोर्स के एक्सप्लॉयटेशन में, एंड दे हैव हार्डली हैव एनी प्रेजेंस इन द पब्लिक वेलफेयर स्पीयर, और इस वजह से वी हैव अ नेगेटिव परसेप्शन ऑफ दोस पर्टिकुलर कंपनीज आल्सो। तो इट्स नॉट लाइक कि यहां पे कोई हम पे एहसान करे, इट्स नॉट अ चैरिटी दे आर डूइंग, इट इज अ लीगल ऑब्लिगेशन, एंड इट इज अ लीगल ऑब्लिगेशन बिकॉज वी एज अ सोसाइटीज आर ऑल्सो कॉन्ट्रीब्यूटिंग टू देयर सक्सेस बाय, लेट्स से फॉर एग्जाम्पल इफ आई एम वर्किंग इन दैट कंपनी एज पार्ट ऑफ माई सोसाइटी, देन दैट कंपनी इज बेनिफिटिंग फ्रॉम द सोसाइटी ओनली। तो इस तरीके से मैं उनको ये रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो लीगली भी अलॉट कर रहा हूं। ओके इस केस का ये जो पर्टिकुलर आर्टिकल आया है, आपका एडिटोरियल है, इसका कंटेक्स्ट ये है कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर में हेयरिंग चल रही है वेयर दे आर ट्राइंग टू प्रोटेक्ट द ग्रेट इंडियन बस्टर्ड। अब आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए, बिकॉज कुछ स्पेसिफिक स्टूडेंट्स को पक्के से याद होगा कि ग्रेट इंडियन बस्टर्ड जो है ये एक पर्टिकुलर स्टेट की इंडिया में स्टेट बर्ड है। तो विच स्टेट इज द या विच स्टेट हैज द ग्रेट इंडियन बस्टर्ड एज इट्स स्टेट बर्ड, तो ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। ओके तो इस कंटेक्स्ट में ये बात हुई, तो यहां पे बात यह है कि क्या जो कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का पैसा है उसको ग्रेट इंडियन बस्टर्ड के कंजर्वेशन में यूज किया जा सकता है। तो इसको अफर्मेटिव में सुप्रीम कोर्ट ने आंसर दिया कि यस ये पर्टिकुलर पैसा जो है हम इस कंजर्वेशन में भी यूज कर सकते हैं, ऑल दी मोर बिकॉज कि आपका जो लॉ है उसके अंदर में अलाउड भी है, बट अदरवाइज ऑल्सो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी में एनवायरमेंटल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी इनकॉर्पोरेटेड है, इंक्लूडेड है। तो इररिस्पेक्टिव ऑफ कि लॉ में लिखा होता नहीं होता, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी इन इटसेल्फ ऑल्सो इंक्लूड्स योर एनवायरमेंटल रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो जो सीएसआर का पैसा होता है सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए उसको यहां यूटिलाइज किया जा सकता है। ठीक है, और वेरी क्लियरली यहां पे फिर से क्या चीज बोला कि ये कोई चैरिटी नहीं है, इट्स नॉट अ चैरिटी विच दैट कंपनी इज डूइंग टू अस। ओके ये उनकी लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी, इट्स अ लीगल ऑब्लिगेशन। ओके लीगल ऑब्लिगेशन है और ये कोई वॉलंटरी और डिस्क्रिशनरी एक्टिविटी नहीं है, दे हैव टू डू इट, इट इज इन लॉ, इट इज रिटन कि उनको सीएसआर के लिए स्पेसिफिकली जो रिक्वायरमेंट है उतनी फंडिंग करनी पड़ेगी सोशल एक्टिविटीज के अंदर में। ओके अब सीएसआर का अगर हम बेसिक देखें ओरिजिन कहां से होता है, तो वॉलंटरी लेवल पे तो बहुत सारे कंपनीज अपने पर्टिकुलर वर्क में कुछ ना कुछ चैरिटी करते ही थे, बट वो वॉलंटरी होता था, डिस्क्रिशनरी होता था और इट वाज नॉट फिक्स कि कितना परसेंट वो यूज करेंगे। बट यहां पे सीएसआर जो है हमने हमारे लॉ का पार्ट बना दिया था 2013 में। तो आपका कंपनीज एक्ट है 1956 में ओरिजिनल था, 2013 में उसको रिप्लेस करके हमने एक बिल्कुल ही फ्रेश कंपनीज एक्ट बनाए कंपनीज को रेगुलेट करने के लिए, और उसमें एक नया सेक्शन ऐड करा, सेक्शन 135। सेक्शन 135 टॉक्स अबाउट योर कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी की हर कंपनी को जो प्रॉफिटेबल इन इंडिया है उसको अपना जो टर्नओवर है उसका कुछ परसेंट सीएसआर में यूज करना होगा। ओके अब ये हर कंपनी पे नहीं लगता है, किन कंपनीज पे लगता है? तो अगर कोई कंपनी है जिसकी वैल्यू नेटवर्थ मोर देन और इक्वल टू 500 करोड़ हो, या फिर एक कंडीशन कोई भी, वो उसका जो टर्नओवर है बिजनेस है वो 1000 करोड़ से ज्यादा या उसके बराबर है, या फिर थर्ड है इसके अंदर में जिसमें आपका नेट प्रॉफिट, आपकी कॉस्ट को निकाल के जो नेट प्रॉफिट आ रहा है इट इज इक्वल और मोर देन 5 करोड़ रुपीस। तो अगर ये पर्टिकुलर तीन सिचुएशंस आपकी फुलफिल, तीनों में से एक सिचुएशन, तीनों नहीं, तीनों में से एक सिचुएशन अगर फुलफिल हो जाती है तो लॉ रिक्वायर्स कि जो हर कंपनी है, जो जितनी भी कंपनीज हैं वो सारी कंपनीज अपना 2% का एवरेज प्रॉफिट ऑफ द लास्ट 3 इयर्स, एक साल का नहीं, पिछले का नहीं, पिछले 3 साल का एवरेज प्रॉफिट निकालेंगे और उसका जो नेट प्रॉफिट है उसका 2%, प्रॉफिट का 2% एटलीस्ट वो किसमें स्पेंड करेंगे? सीएसआर में। और इसके लिए हर पर्टिकुलर कंपनी एक सीएसआर कमेटी बनाएगा जो ये डिसाइड करेगा कि हमें ये पैसे को यूटिलाइज कैसे करना है।
ओके अब जैसे मैंने आपको बताया लॉ में बताया हुआ है कि किन एक्टिविटीज में यूज कर सकते हो। ओके और यहां पे वो एक्टिविटीज आपके सामने है। शेड्यूल 7 आपके कंपनीज एक्ट में एंड में दिया हुआ है। उस शेड्यूल 7 के अंदर में आपके परमिसिबल सीएसआर एक्टिविटीज कौन सी होती हैं वो गिवन है। जैसे कि कोई भी कंपनी पॉवर्टी और हंगर को रिड्यूस करने के लिए, हेल्थ के सेक्टर में, सैनिटेशन के सेक्टर में, एजुकेशन, जेंडर इक्वालिटी, आर्ट्स हेरिटेज को प्रोटेक्ट करने के लिए, रूरल डेवलपमेंट के लिए, टेक्नोलॉजी के लिए, रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए, आर्म फोर्सेस के वेलफेयर के लिए। अब ये नहीं आर्म फोर्सेस लिख दिया तो आप सोचो कि भाई या बंदूक खरीद के लाके दे सकती है, नहीं, वेलफेयर के लिए सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं यहां पे। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली एनवायरमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए भी कर सकते हो, जैसे कि एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी के लिए, प्रोटेक्टिंग फ्लोरा एंड फौना एंड एनिमल वेलफेयर रिसोर्स कंजर्वेशन, इनमें आप इन्वॉल्व हो सकते हो। सुप्रीम कोर्ट ने क्या इंपरेट करा है कि भाई एनवायरमेंटल एंड वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन इज इनहेरेंट विद इन सीएसआर। तो ये अगर यहां नहीं भी होता तो जो सीएसआर है, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उसमें ये इनहेरेंट ही है। ओके तो ये चीज क्लियर करिए। अगर आप नोट्स बना रहे हैं तो ये सब लिखने की जरूरत नहीं है, जस्ट हैव एन अंडरस्टैंडिंग, रटने की कोई जरूरत नहीं है। आप एक लॉजिक से भी याद कर सकते हो कि भाई सीएसआर में हर टाइप की ऑल सोशल एक्टिविटीज आर अलाउड। ओके तो ये हो जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है कि भाई ये एक स्टैट्यूटरी ऑब्लिगेशन है जो इन्फोर्सेबल है। अगर कोई कंपनी नहीं करती है तो जो पर्सन है या गवर्नमेंट है वो इस पे केस फाइल कर सकती है। और ये कोई चैरिटी नहीं है, इट्स नॉट अ चैरिटी। ओके इट्स नॉट अ चैरिटी विच इज बीइंग कंडक्टेड। तो ये वॉलंटरी सोशल इनिशिएटिव नहीं है, इट्स अ इनफोर्सिबल स्टैट्यूटरी ऑब्लिगेशन ऑफ अ पर्टिकुलर कंपनी। ओके तो ये है आपका विथ रिगार्ड टू सीएसआर। ओके नेक्स्ट न्यूज पे आ जाते हैं। अनदर वेरी इंपॉर्टेंट न्यूज रिलेट्स टू पॉलिटिक्स। पॉलिटिक्स इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगेन आप अगर पॉलिटिक्स में इंटरेस्टेड नहीं है बट पॉलिटिक्स आप में इंटरेस्टेड रहेगी। एंड आई बिलीव एज अ सिटीजन ऑफ इंडिया, एज अ लॉ स्टूडेंट, एज समवन हु इज गोइंग टू बी डीलिंग विथ लॉ, पॉलिटिक्स इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ योर लाइफ. So it is something which you cannot ignore. Politics affects your day-to-day life, and because it affects day-to-day life of not just you but all the citizens of India, as someone who has knowledge of law, you are supposed to be protector of law. तो इसलिए आपको पॉलिटिक्स में क्या हो रहा है, सही है, गलत है, क्या है, इसके बारे में जानकारी, एंड इन फ्यूचर में अगर आप बोनाफाइड कुछ काम करना चाहो तो उसमें काम भी आपका करना बनता है. तो यहां पे एक पर्टिकुलर रिपोर्ट आई है जिसके अंदर में जो इलेक्शन कमीशन इंडिया है उसने रिपोर्ट करा है कि जो डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज हैं उनको कितना इलेक्टोरल डोनेशंस मिला है, इलेक्शंस के पर्पस के लिए कितना डोनेशन डिफरेंट पार्टीज को मिला है. तो उसमें एज यूजुअल इट इज द रूलिंग पार्टी भारतीय जनता पार्टी, जिसको अपने बाकी के जितने भी जो सेकंड नंबर पे कांग्रेस, उससे 12 टाइम्स ज्यादा पर्टिकुलर डोनेशंस मिला है. जैसे कि यहां पे आपको डेटा भी प्रोवाइडेड है कि कितना पर्टिकुलर मिला है. तो अगर कंपैरिजन किया जाए इस पर्टिकुलर फाइनेंशियल ईयर में तो पिछले साल से कंपेयर करो तो 2000 करोड़ रुपीस ज्यादा मिले हैं. 6088 रुपीस का अभी तक वहां से डिक्लेरेशन आया एज कंपेयर टू कांग्रेस को इस साल अभी तक 522 करोड़ रुपए ही मिले हैं. ओके तो यहां पे आप देख सकते हैं कि कितना ज्यादा डिफरेंस है. ठीक है, अब ये जो पर्टिकुलर डोनेशन है इसमें इश्यू क्या है. अब देखिए कोई भी पॉलिटिकल पार्टी को डोनेट करने में कोई गलत बात नहीं है, बट यहां पे जो पैसा बीजेपी को मिल रहा है वो पैसा प्राइमरली और कहीं पे कहा जाए तो करीब करीब पूरा ही जो कॉर्पोरेट सेक्टर है वहां से आ रहा है. और हम यहां देख रहे हैं कि जो बीजेपी है वो भी कॉर्पोरेट सेक्टर को प्रमोट कर रही है, यहां पे कहीं ना कहीं उनके लिए जो लॉज है उनको ईज कर रही है. बट एट द सेम टाइम इट इज पॉसिबल कि शायद कुछ बैक एंड डीलिंग्स भी वहां पे हो रही हो. तो यहां पे कहीं कोई क्विड प्रो को तो नहीं, कहीं ऐसा तो नहीं हो रहा कि कॉर्पोरेट इनको पैसा देना और उसके बदले में जो बीजेपी है उनके लिए लॉस को इजी कर रही है, या यहां पे बीजेपी कॉर्पोरेट्स को बोल रही है कि अगर आप हमें डोनेशन दोगे तो हम ये चीज आपके लिए ईज कर देंगे. ओके तो कहीं ना कहीं इससे क्या हो सकता है, इससे हो सकता है क्रोनी कैपिटलिज्म. ठीक है, तो देखिए आपको यहां पे एक और वर्ड इंट्रोड्यूस कर दिया मैंने, क्रोनी कैपिटलिज्म. ट्राई टू फाइंड आउट व्हाट एग्जैक्टली इज क्रोनी कैपिटलिज्म. इसको डिफाइन कैसे करोगे आप. ओके एनीवे तो यहां पे अगर हम देख सकते हैं कि ईसीआई को यहां पे रिपोर्ट करना रिक्वायर्ड होता है अंडर लॉ कि डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज को क्या डोनेशंस मिले हैं. तो यहां पे भारतीय जनता पार्टी को अभी 6088 करोड़ मिले. सेकंड नंबर पे इट इज योर कांग्रेस जिसको 522 मिले हैं. ओके अगेन बाकी को क्या मिले हैं इनको ये सब मतलब नहीं है, आपको बस पता होना चाहिए बेसिकली कि अभी पॉलिटिकल डोनेशन किस तरीके से हो रहे हैं. ओके तो यहां पे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने ये जो पर्टिकुलर डेटा है इसको डिस्क्लोज करा
रहा है। ऑडिट रिपोर्ट्स भी सबमिट करनी होती है, सारी पार्टीज को ऑडिट करानी होती है अपने पर्टिकुलर चंदे की, डोनेशन की, और ईसीआई को सबमिट करनी होती है। बीजेपी ने अभी तक सबमिट नहीं करा है, दे आर सेइंग कि अभी उसमें ऑडिट में टाइम लग रहा है बिकॉज द अमाउंट इज वेरी हाई, बट बाकी कंट्रीज ने अपनी ऑडिट रिपोर्ट भी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को सबमिट कर दी है। यह सबमिशन करना इज रिक्वायर्ड फॉर द पर्पस ऑफ आरपीए, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट ऑफ 51 एंड द इनकम टैक्स एक्ट ऑफ 1961। ओके, तो यहां पे ये जो पर्टिकुलर लॉज हैं, अगर आपको इनकम टैक्स एक्ट के अंदर में कोई टैक्स एग्जेम्पशन चाहिए तो ये डिस्क्लोजर करना कंपलसरी होता है। अगर आपने ये डिस्क्लोजर नहीं किया तो आपको जो टैक्स एग्जेम्पशन मिलेगा वो नहीं मिलेगा। अच्छा, ये चीज तो आपको पता ही होगी शायद कि जो पॉलिटिकल पार्टी को डोनेशन किया जाता है वो टैक्स फ्री होता है, उस पर कोई टैक्स नहीं लगता है। एंड सिर्फ मेरे ही नहीं, बीजेपी कोई टैक्स नहीं पे करना। जिस पॉलिटिकल पार्टी, जिस पर्टिकुलर कॉर्पोरेशन ने इंडिविजुअली ये टैक्स पे करा है, उस टैक्स के लिए कोई भी पर्टिकुलर, उस पर्टिकुलर पैसे के लिए उनको कोई टैक्स नहीं पे करना है। ओके, वो टैक्स फ्री हो जाता है। ओके, तो ये जो पर्टिकुलर है, यहां पे क्या देखने को मिला कि बीजेपी के डोनेशन में इंक्रीज है। अगर रीजनल पार्टी आईएनसीज को देखें तो यहां पे उनका एक्चुअल में डिक्लाइन हुआ है। तो अगर एक कंपैरिजन किया जाए कि एक तरफ अगर बीजेपी और दूसरी तरफ सारी मेजर पार्टीज हैं, 12 मेजर पार्टीज भी रख लिया जाए, तो वहां पे करीब करीब 4.25 टाइम्स ज्यादा पैसा मिला है एज कंपेयर टू द नेक्स्ट 6 पॉलिटिकल पार्टीज। ओके, तो यहां पे ये पर्टिकुलर डिफरेंस है। 12 टाइम्स ऑफ द कांग्रेस, आईएनसी को कितना मिला है आपका, करीब करीब 522 करोड़ रुपए मिला है। ओके, लीगल फ्रेमवर्क क्या है, आपको हमेशा एज अ लॉ स्टूडेंट लीगल फ्रेमवर्क पता होना चाहिए। तो सेक्शन 29C के अंदर में बोला है कि जितने भी डोनेशंस अबाउट 20,000 रुपीज के हैं, 20,000 रुपीज से ऊपर का जो डोनेशन होता है वो यहां पे रिपोर्ट करना कंपलसरी है। ओके, यानी कि 19,000 का आपको रिपोर्ट नहीं करना है। आपको स्टूडेंट 2,000 के कैश से अलग हो रहे होंगे, वो 2,000 अलग है जो हमने कल पढ़ा था, जस्ट फॉर दोज पर्सन क्लैरिटी। ओके, तो डोनेशन अबाउट 20,000 को रिपोर्ट करना जरूरी है और एनुअली आपको इलेक्शन कमीशन को ये रिपोर्ट सबमिट करना जरूरी है। अगर आप नहीं करते हो तो टैक्स एग्जेम्पशन आपको नहीं मिलेगा। सिमिलरली इनकम टैक्स एक्ट के अंदर में ये स्पेसिफिकली पावर दी हुई है कि पॉलिटिकल पार्टीज को जो चंदा मिल रहा है डोनेशन, वो टैक्स एग्जेम्प्ट है, तो जो दे रहा है उसको भी टैक्स नहीं पे करना और जो ले रहा है उसको भी टैक्स पे नहीं करना है, प्रोवाइडेड कि आप प्रॉपर अकाउंट्स मेंटेन करोगे और यहां पे ये कॉन्ट्रीब्यूशनल रिपोर्ट जो है आपकी, इनकी रेगुलर फाइलिंग करोगे। तो लॉ बहुत क्लियर है। अगर आपको टैक्स एग्जेम्पशन चाहिए तो आपको ये डिस्क्लोजर डेटा एज वेल एज योर audit reports has to be submitted. At the same time we have this section 80GG and 80GGC जिसके अंदर में आप जो डोनेशंस करते हो उसके लिए आप टैक्स डिडक्शंस क्लेम कर सकते हो, बट ये नॉन कैश होना चाहिए, फुली डिस्क्लोज। यानी अगर आप कैश में कर रहे हो, चाहे आप 100 रुपए करो, 1000 करो, 2000 करो, 5000 करो, उसके लिए आपको कोई पर्टिकुलर यहां पे एग्जेम्पशन नहीं मिलेगा। बट इफ यू आर एन इंडिविजुअल और अ कॉर्पोरेशन और आपने लेट्स से चेक में या बैंक अकाउंट में डिपॉजिट करवाया है, ट्रस्ट के थ्रू पैसा दिया है जो यूजुअली करा जाता है, तो उस पर्टिकुलर केस के अंदर में आपको यहां पे टैक्स एग्जेम्पशन मिलेगा। ओके, और यहां पे एक पर्टिकुलर एक ट्रस्ट है जो जिसने मैक्सिमम पर्टिकुलर कंट्रीब्यूशन करा है। ये मैं यहां पे इसलिए डिस्कस नहीं कर रहा हूं क्योंकि उसका एक 20 जीके क्वेश्चन बनाया गया है, तो आप इसके इसी सेशन में अभी हम 20 जीके क्वेश्चंस भी देखेंगे, तो विल सी कि क्या आप उनको आंसर कर पा रहे हो या नहीं कर पा रहे हो। ओके, कंपनीज एक्ट की बात करा जाए तो सेक्शन 182 है जो कॉर्पोरेट पॉलिटिकल डोनेशंस की बात करता है। तो पहले क्या था 2013 के अंदर में, उसमें कुछ लिमिटेशंस थी। एग्जांपल के लिए कि एक लॉस मेकिंग एंटिटी जो है वो पैसा नहीं दे सकती है और एक कैप भी लगाया गया था कि 7.5% के टर्नओवर से ज्यादा पैसा डोनेट नहीं हो सकता है। और ये कैप इसलिए लगाई गई थी कि यहां पे अगर लॉस मेकिंग कंपनी डोनेशंस कर रही है तो उसके पास में पैसा कहां से आ रहा है, हाउ दे कैन अफोर्ड टू डोनेट टू अ पॉलिटिकल पार्टी इफ दे आर लॉस मेकिंग। तो यहां पे द चांसेस आर कि शायद उसको कोई यहां पे कोई बेनिफिट चाहिए होगा या कोई एग्जेम्पशन चाहिए होगा, इसलिए वो गवर्नमेंट को केटर करने के लिए, करप्शन के लिए इस चीज को कर रही है। एट द सेम टाइम 7.5% की लिमिट इसलिए लगाई गई थी सो दैट कि जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं, स्पेसिफिकली रूलिंग गवर्नमेंट जो हैं, वो कॉर्पोरेट्स को यहां पे बेसिकली फोर्स ना कर सके, कोर्स ना कर सके टू डोनेट मोर देन व्हाट दे कैन अफोर्ड टू। इसके बाद लेकिन 2017 में अमेंडमेंट करा गया और क्या बोला गया कि आप प्रॉफिट मेकिंग नहीं कर रहे हो तो भी डोनेट कर सकते हो, और जो कैप थी डोनेशंस पे उसको भी रिमूव कर दी। तो जो दो सेफगार्ड्स थे वो 2017 में रिमूव कर दिए गए। तो ये दो पॉइंट्स भी आप याद कर सकते हो। ओके, याद करने की मैं क्यों कह रहा हूं कि अगर इस पे क्वेश्चन आया तो आपके लिए जीके में, लीगल में क्वेश्चंस करना थोड़ा सा स्पीडली पॉसिबल हो पाएगा। ठीक है,
नेक्स्ट न्यूज पे आ जाते हैं। तो नीति आयोग ने 3 पर्टिकुलर स्कीम्स प्रपोज करी हैं। अभी ये प्रपोजल में ही है, तो हम इसको ज्यादा डिटेल में डिस्कस नहीं कर रहे हैं। ये वन लाइनर के फॉर्म में करना, 3 वन लाइनर्स मैं आपको दे रहा हूं। नीति आयोग ने अभी एक पर्टिकुलर कॉन्फ्रेंस करी है। उस कॉन्फ्रेंस के अंदर में उसने ये 3 पर्टिकुलर आपके स्कॉलरशिप्स और फंड्स और फेलोशिप ये सब अनाउंस करें। फेलोशिप और स्कॉलरशिप का मतलब एक ही होता है। फेलोशिप यूजली जो फैकल्टीज होती हैं उनको दिया जाता है। ओके, तो पहला है आपका भारतीय विद्या कोष, जो एक रिसर्च फंड है। डिफरेंट यूनिवर्सिटीज को ये पर्टिकुलर फंड प्रोवाइड किया जाएगा, जिसके थ्रू जो पैसा बेसिकली रिसर्च एंड डेवलपमेंट के अंदर में ही यूटिलाइज किया जाएगा। ओके, नेशनल रिसर्च सॉवरेन वेल्थ फंड होगा। कॉर्पस से 10 बिलियन रखा गया है। 50% इंडियन डायस्पोरा फिलैंथ्रोपी से कलेक्ट करा जाएगा, और उतना ही जितना पैसा आता जाएगा उतना ही सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो कंट्रीब्यूट करेगी। ओके, तो मान लो अगर किसी ने 100 करोड़ रुपीस दिए, किसी फॉरेनर ने, किसी इंडियन डायस्पोरा के पर्सन ने, सुंदर पिचाई ने 100 करोड़ दिए, तो सेंट्रल गवर्नमेंट उसको मैच करके 100 करोड़ भी इसमें डिपॉजिट करेगी। द टारगेट इज टू क्रिएट अ कॉर्पस ऑफ $10 बिलियन इनटू इट। रिसर्च कैपेसिटी को, ग्लोबल टैलेंट को अट्रैक्ट करने के लिए बनाया गया है। दूसरा है विश्व बंधु स्कॉलरशिप। तो बेसिकली यहां पे फॉरेन स्टूडेंट्स को यहां पे अट्रैक्ट करने के लिए ये स्कॉलरशिप अनाउंस करी गई है, सो दैट कि जो बेसिकली आपके इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स हैं वो इंडिया में आके पढ़ सकें, अगर वो अदरवाइज अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। ओके, थर्ड इज विश्व बंधु फेलोशिप, जिसके अंदर में वी वांट टू अट्रैक्ट फॉरेन फैकल्टी एंड रिसर्च टैलेंट। तो स्कॉलरशिप और फेलोशिप में ये मेन डिफरेंस होता है। तो फोकस है टीचिंग में, रिसर्च कोलैबोरेशन में और नॉलेज एक्सचेंज के अंदर में। ओके, तो यूजुअली इस टाइप की जो न्यूज आती है ये आपको ऐसे रटने की, नोट्स बनाने की वहां से जरूरत नहीं है। जो न्यूज एनालिसिस होता है यहां पे हम आपको ये कवर करवा देते हैं। ओके, तो आप वहां पे रीडिंग पे ज्यादा फोकस करिए। ठीक है, नेक्स्ट न्यूज पे आ जाते हैं। नेक्स्ट न्यूज है विच इज नॉट अ वेरी गुड न्यूज फॉर इंडिया, समथिंग विच वी कांट बी प्राउड ऑफ। एंड द न्यूज इज कि भाई जो डोपिंग होती है, डोपिंग इज बेसिकली कि जब आपके जो एथलीट्स हैं वो बेटर परफॉर्म करने के लिए इंटरनेशनली नेशनली परफॉर्मेंस इनहेंसिंग ड्रग्स का, जिससे उनकी परफॉर्मेंस बेटर हो, उनको यूटिलाइज या यूज करते हैं। और यहां पे दिस इज द 3rd कॉन्सिक्यूटिव ईयर्स जहां पे इंडिया के जो केसेस हैं, या इंडिया के अंदर में सबसे ज्यादा डोपिंग के केसेस एब्सोल्यूट नंबर में भी और परसेंटेज में भी इंक्रीज आपके टॉप पे हैं। ओके, तो ये कोई अच्छी न्यूज नहीं है। यहां पे कुछ चार्ट्स दिए हुए हैं, ये चार्ट्स वर्ड्स आपको याद नहीं करने होते हैं, डेटा आपको याद नहीं करना होता, आपसे नहीं पूछा जाता। ये सब आपको सिर्फ बेसिक्स पता होने चाहिए कि किस कंट्री ने टॉप किया, कितने साल से इंडिया जो है वो टॉप कर रहा है इन दिस नेगेटिव लिस्ट। तो डोपिंग बेसिकली मींस कि यहां पे जो परफॉर्मेंस इनहेंसिंग ड्रग या प्रोहिबिटेड सब्सटेंस है, जिससे उनका परफॉर्मेंस अनफेयरली इंक्रीज हो, कॉम्पिटिटिव एडवांटेज हो, उसके लिए वो यूज कर रहे हैं। इसमें क्या क्या आता है? मोस्ट कॉमन इसकी आप परफॉर्मेंस इनहेंसिंग ड्रग्स ले रहे हो, जिससे लेट्स से आपका जो जिससे आपका जो पर्टिकुलर ब्लड फ्लो है वो बेटर हो जाए, जिससे आपको अगर लेट्स से रनिंग करनी एक्सेट्रा उसमें आपको इंप्रूवमेंट हो। हार्मोन्स है, स्टिमुलेंट्स है, एनाबॉलिक स्टीरॉइड्स हैं, जो बेसिकली आपके आइडेंटिफाई करने मुश्किल होते हैं, नॉर्मल टेस्ट में नहीं आते, बट दे आल्सो गिव यू परफॉर्मेंस एनहेंसमेंट। और ब्लड डोपिंग और जीन डोपिंग, ये भी आज के टाइम के नए पर्टिकुलर टाइप के ये हैं। ब्लड डोपिंग को बेसिकली आइडेंटिफाई करना इट्स वेरी टफ। इसमें अगर मैं आपको एक एग्जांपल दूं ब्लड डोपिंग कैसे होती है, तो यूजुअली जो एथलीट कंटेस्ट करने वाला होता है, तो द थिंग इज कि जितना बॉडी में आपके ब्लड होता है, कंटेंट अच्छा होता है, उतना ही आपकी जो ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट है वो कम हो जाती है। तो आप ज्यादा रिगरस एक्सरसाइजेस, आप रिगरस परफॉर्म कर सकते हो, आपके जल्दी से क्रैम्प्स, पेन ये सब नहीं होगा। तो उसमें पर्सन जो भी एथलीट लेट से रन करने वाला एग्जांपल के लिए, तो वो क्या करेगा, अपना पर्टिकुलर ब्लड 2 महीने पहले निकलवा लेगा, 3 महीने पहले निकलवा लेगा, और उसके बाद में जब उसकी रेस होने वाली होगी तो वापस से उस ब्लड को वापस इंजेक्ट करा लेगा। तो उससे क्या होगा, उसके बॉडी में ब्लड की जो क्वांटिटी वो इंक्रीज हो जाएगी। एंड बिकॉज यहां पर कुछ भी परफॉर्मेंस एनहेंसिंग ड्रग नहीं है, तो इसको आप बेसिकली आइडेंटिफाई नहीं कर सकते हो। ओके, तो दिस इज समथिंग व्हिच मेनी कंट्रीज हैव यूज्ड टू सी हाउ सोफिस्टिकेटेड इवन चीटिंग हैज बिकम। ओके, और दूसरा है जीन डोपिंग, जिसमें जीन्स के अंदर में आपका एनहेंसमेंट किया जाता है। ओके, तो ये पर्टिकुलर डोपिंग हो जाएगा। अब द बैड न्यूज इज एब्सोल्यूट नंबर में, परसेंटेज टर्म में, इट इज थर्ड कंसेक्यूटिव ईयर्स जहां पे इंडिया ने सबसे ज्यादा केसेस यहां पे करे हैं। अगर एक लिस्ट दी जाए तो लुक एट द डिफरेंस। इंडिया रिपोर्टेड 260 केसेस, वॉलंटरी रिपोर्ट करे जाते हैं, इंडिया को रिपोर्ट करना होता है, खुद टेस्ट करेगा, रिपोर्ट करेगा कि ये है, और फिर उनको बैन करना होता है। 260 cases are from India, then France 91 cases, Italy 85, Russia 76, US 76 cases. Other country also have these cases, but look at the amount of difference between the first and the second rank.
इसके अलावा अगर स्पोर्ट वाइज डोपिंग देखा जाए तो सबसे ज्यादा केसेस किस स्पोर्ट्स में हुए हैं, तो एथलेटिक्स जो फील्ड है उसमें बहुत ज्यादा टाइप के आपके रेसेस और स्पोर्ट्स आ जाते हैं। तो ओवरऑल देखा जाए तो एथलेटिक्स 76, उसके बाद में जो स्ट्रेंथ वाले गेम्स हैं जैसे वेट लिफ्टिंग, रेसलिंग, बॉक्सिंग, पावर लिफ्टिंग, ये सब में भी केसेस देखिए 43, 29, 17 है। नंबर ऑफ केसेस नहीं करने। एथलेटिक्स यू शुड नो, आई वुड सजेस्ट कि वेट लिफ्टिंग आपको पता होना चाहिए, सेकंड पे वेट लिफ्टिंग है, और अदरवाइज कंट्रीज में इंडिया इज एट द टॉप, देन फॉलोड बाय फ्रांस। ओके, अब व्हाट आर दी ऑर्गेनाइजेशन जो आपके डोपिंग से डील करते हैं, रिलेट करते हैं, तो यू हैव दीज टू एजेंसी, एक है वाडा, एक है नाडा। वाडा नाडा, वाडा इज वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी, 99 में स्टैब्लिश की गई थी। स्टैब्लिश हेडक्वार्टर है मॉन्ट्रियल कनाडा के अंदर में। नेचर है एक इंटरनेशनल इंडिपेंडेंट एजेंसी, इट्स नॉट अ कैनेडियन ऑर्गेनाइजेशन, इट्स एन इंडिपेंडेंट एजेंसी जिसका काम है डोपिंग को कंट्रोल करना। ओके, वर्ल्ड एंटी डोपिंग कोड ये रिलीज करती है, जिसके अंदर में स्टैंडर्ड्स होते हैं, ग्लोबल स्टैंडर्ड्स होते हैं कि कैसे करना है, और ये नेशन जो है वो कंप्लाई कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं। जैसे रशिया इज वेरी इनफेमस फॉर प्रमोटिंग यूज ऑफ दिस परफॉर्मेंस इनहेंसिंग ड्रग्स अमंग इट्स एथलीट्स, और वो ही बहुत ज्यादा सोफिस्टिकेटेड यूज भी करता है इस तरीके से। या फिर ये भी हो सकता है कि यूएस एंड अदर कंट्रीज इतने ज्यादा सोफिस्टिकेटेड डोपिंग कर रहे हैं कि उनको यहां से पकड़ पाना मुश्किल हो रहा है। ओके, दूसरा इंडिया में कौन सी है? इंडिया में तो वर्ल्ड में वाडा, इंडिया में नाडा। 2005 में क्रिएट करी गई थी, मिनिस्ट्री ऑफ यूथ के अंदर में आती है। इसका काम क्या है? टेस्ट कंडक्ट करना, इन्वेस्टिगेशन करना अगर ऐसा कोई केस आया है, अवेयरनेस और एजुकेशन इंक्रीज करना, और एंटी डोपिंग रूल्स को इन्फोर्स करना जो आपके इंडिया में बनाए गए, और वो आपके कंफर्म करते हैं जो वाडा के पर्टिकुलर एंटी डोपिंग कोड है उससे। ओके, तो ये पर्टिकुलर हमने तरीका करा है जिससे हम इसको करते हैं। ओके, नेक्स्ट पे आ जाते हैं। तो लाइक आई सेड कि हम इंडियन एक्सप्रेस में भी कोई ऐसी न्यूज जो लेट से एक हिंदू में नहीं आई या हिंदू में नहीं आई, हिंदू में आई है और इंडियन एक्सप्रेस में नहीं, तो दोनों न्यूज का यहां से कवरेज हो जाता है। तो यहां पे एक पर्टिकुलर रिपोर्ट आई है जिसके अंदर में सेंटर की ही रिपोर्ट है, जिसमें ये पता पड़ता है कि आपका जो ट्विटर था पहले और अब एक्स है, उस प्लेटफॉर्म के ऊपर आपकी जो गवर्नमेंट है उसने रिक्वेस्ट करी है कि ये पर्टिकुलर कंटेंट को रिमूव करा जाए। तो डिफरेंट रीजंस दिए गए कंटेंट रिमूवल के लिए, जिसमें क्या देखा गया कि सबसे ज्यादा रिमूवल किस ग्राउंड के ऊपर पे थे, वो थे भाई डिस्टर्बिंग ऑफ पब्लिक ऑर्डर। तो 50% जो टेक डाउन रिक्वेस्ट, जो 50% टेक डाउन रिक्वेस्ट आपकी आई है एक्स के ऊपर पे, दे रिलेट्स टू डिस्टर्बिंग और डिस्टर्बेंस ऑफ पब्लिक ऑर्डर। ओके, पब्लिक ऑर्डर में डिस्टर्बेंस जो है उसको बेसिकली अकाउंट करा है 50% के आपके टेक डाउन नोटिस ऑन एक्स को लेकर। ओके, तो डिफरेंट ग्राउंड्स होंगे, आपको जो सबसे पहला ग्राउंड है, सबसे ज्यादा ग्राउंड केसेस हैं, आपको बस वो पता होना चाहिए। तो डिस्टर्बिंग पब्लिक ऑर्डर उसका ग्राउंड हो जाएगा। तो यहां पे कौन सा वो पोर्टल है? ओके, सो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि भाई ये जो पर्टिकुलर टेक डाउन रिक्वेस्ट है ये कहां पे आपको करनी, लेट से आपके अगेंस्ट में कोई डेफेमेटरी चीज है या लेट से प्राइवेसी वायलेशन की कोई चीज है, तो उसको अगर आपको रिपोर्ट करनी, आप कैसे करोगे? तो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंदर में एक पोर्टल है, सहयोग पोर्टल, सहयोग पोर्टल। इस सहयोग का एक फुल फॉर्म है, आप मुझे फुल फॉर्म बता सकते हैं, कमेंट बॉक्स में आप इसका फुल फॉर्म बता सकते हैं। तो सहयोग पोर्टल जो है आपका, ये मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंदर में है, और यहां पे आप रिपोर्ट कर सकते हो, या गवर्नमेंट थ्रू दिस पोर्टल रिक्वेस्ट कर सकती है डिफरेंट आपके इन सोशल मीडिया साइट्स को, इंटरमीडियरीज को, कि इन पर्टिकुलर कंटेंट को रिमूव करा जाए, बिकॉज लेट से पब्लिक ऑर्डर डिस्टर्ब हो सकता है इससे, ये डेफेमेटरी है, ये ऑब्सीन है, यहां से प्राइवेसी का वायलेशन हो रहा है, और अदर ग्राउंड्स आर आल्सो देयर। और उस बेसिस पे ये कंपनीज को अपना एक पर्टिकुलर प्रोसेस फॉलो करना होता है, और अकॉर्डिंगली अगर ये इस चीज में जा रहा है, जैसे कॉपीराइट का वायलेशन किसी ने क्लेम करा है, तो फिर उसको रिमूव करना होता है। नहीं तो उनको जो प्रोटेक्शन है कि दे आर नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर व्हाट इज बीइंग पुट ऑन द पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म, उसके बाद में वो भी रिस्पॉन्सिबल हो जाते हैं फॉर द कंटेंट। ओके, तो यहां पे है, तो कोऑर्डिनेशन करवाता है गवर्नमेंट में, लॉ एनफोर्समेंट में और सोशल मीडिया इंटरमीडियरीज के बीच में। ओके, तो इस तरीके से कोऑर्डिनेशन होता है। क्या यूजुअली यूज करा जाता है? अनलॉफुल के लिए, मिस इन्फॉर्मेशन के, पब्लिक ऑर्डर के, थ्रेट के लिए। ओके, तो लाइक आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू कि किन पर्टिकुलर पर्पस के लिए कहां पे आप कंप्लेन कर सकते हो। तो हम लोग तो क्या ही ज्यादा टेक डाउन कराते हैं, वी बिलीव इन फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, बट यहां पे गवर्नमेंट जो होती है, इट इज फ्रॉम द गवर्नमेंट की ये टेक डाउन रिक्वेस्ट जो होती है वो सेंड करी जाती है। ओके, अब इसमें वेरी इंपॉर्टेंटली विच इज द इंप्लीमेंटिंग एजेंसी? तो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर जो है, अब सारा मिनिस्टर हमेशा तो नहीं करेंगे, तो इसके अंदर में क्या है, होम अफेयर्स में बहुत सारे डिपार्टमेंट्स हैं। जैसे कि एक डिपार्टमेंट है आपका इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर, I4C, इससे याद कर सकते हो, 4 बार आई आ रहा है और फिर 1-2 C आ रहे हैं, सॉरी, 1 बार आई आ रहा है, 4 बार C आ रहे हैं, तो इंडियन
साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर जो है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंदर में, ये बेसिकली इसको इंप्लीमेंट करता है। ओके तो ये है विथ रिगार्ड टू सहयोग पोर्टल का इंफॉर्मेशन। इसके अलावा व्हाट यू नीड टू नो इज कि कंपनी जो है क्यों इनको सहयोग पोर्टल पे टेक डाउन रिक्वेस्ट को फॉलो करना जरूरी है। तो आपका जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट है 2000 का, आईटी एक्ट 2000, उसका एक सेक्शन है जिसमें गिवन है आपका सेफ हार्बर प्रोविजन। सेफ हार्बर प्रोविजंस 79(3)(b को क्या बोला जाता है? सेफ हार्बर प्रोविजन। सेफ हार्बर का मतलब यह है कि जो प्लेटफॉर्म्स हैं, इंटरमीडियरीज हैं, लाइक इंस्टाग्राम, Facebook and Twitter, all the other, YouTube, all of these are platforms, intermediaries। तो अगर इनके ऊपर पे कोई भी यूजर कंटेंट जो है, फॉर यूजर कंटेंट दे आर नॉट रिस्पॉन्सिबल, they are not responsible for what is being put by a user on the platform। ओके तो ये यूजर कंटेंट का हो गया। तो ये जो पर्टिकुलर सेफ हार्बर प्रोटेक्शन है, अगर यहां पे गवर्नमेंट ने कोई पर्टिकुलर रिक्वेस्ट करी है, लेट्स से टेक डाउन की, और अगर यहां पे कंपनी उसको फॉलो नहीं करती है और उसके बाद में उससे कुछ वायलेशन होता है, तो दैट कंपनी, दैट इंटरमीडियरी इज ऑल्सो नाउ रिस्पॉन्सिबल फॉर वॉट एवर हैज हैपेंड एंड प्रॉपर एक्शन इज टेकन अगेंस्ट देम। दे कैन नॉट से कि दे आर नॉट रिस्पॉन्सिबल बिकॉज दे हैव नॉट पुट द कंटेंट, बिकॉज आपको जब नोटिफाई किया गया है और आपने उसके बाद में भी एक्शन नहीं लिया, तो नाउ you are also responsible by the sheer omission of not doing an act। Similarly, section 69A है जिसके अंदर में content blocking allow है in interest of sovereignty, national security and public order। ओके तो अगर कंटेंट रिमूव करना है तो उसके लिए भी सेक्शन 69A है जो ब्लॉकिंग ऑफ कंटेंट इन इंटरेस्ट सॉवरेनिटी, नेशनल सिक्योरिटी, पब्लिक ऑर्डर करता है, बट इसके अंदर में फॉर्मल ब्लॉकिंग ऑर्डर्स रिक्वायर होते हैं। ओके तो ये पर्टिकुलर पॉइंट्स है, ये मैं कहूंगा ये टॉपिक काम का है, इसके आप नोट्स बना सकते हैं सहयोग पोर्टल के, तो इट वुड बी बेनिफिशियल फॉर यू। ओके सहयोग पोर्टल जो है इसके नोट्स आप बना लेना, ठीक है। तो स्टूडेंट्स ये थे आज की सारी इंपॉर्टेंट न्यूज हेडलाइंस। तो या तो आप यहां पे पॉज कर सकते हैं, या पॉज क्या करते हैं, आप ट्राई करिए अभी जो 20G क्वेश्चन है, क्या आप इनको आंसर कर पा रहे हो या नहीं कर पा रहे हो। मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन जो अभी हमने जस्ट पढ़ा है उसी से ही डिराइव्ड है, तो आई एम श्योर ऑल ऑफ यू वुड बी एबल टू इजिली आंसर दीज पर्टिकुलर क्वेश्चंस नाउ। ओके लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन बहुत सिंपल सा है, नेशनल फार्मर्स डे को और क्या कहा जाता है? तो देखिए बहुत ही क्लोज ऑप्शन है, जैसे कि यहां लिखा है राष्ट्रीय कृषक दिवस, तो कृषक दिवस होगा या किसान दिवस है या अन्नदाता दिवस है या कृषि पर्व है। तो करंटली हो सकता है कल नाम चेंज हो जाए, बट करंटली नेशनल फार्मर्स डे को हम बोलते हैं किसान दिवस। तो फर्स्ट का आंसर क्या है? सी है। सेकंड पे आते हैं, नेशनल फार्मर्स डे किस दिन ऑब्जर्व होता है? तो ये तो बहुत इजी क्वेश्चन हो गया, आज ही अभी हम पढ़ रहे हैं तो आज का ही पूछा होगा मैंने। सो इट इज 23 दिसंबर। तो अब मैं अगली बार कभी ऐसा भी करूंगा कि आगे पीछे का दिन भी आपसे पूछ लूंगा, ओके या कुछ और भी दे, बट एनीवे नेशनल फार्मर्स डे होता है 23 दिसंबर को, तो सेकंड का आंसर डी हो जाएगा। बाकी के दिन भी इंपॉर्टेंट है, अगर आप कमेंट बॉक्स में बता सके 2 अक्टूबर को किन दो लोगों की बर्थ एनिवर्सरी आती है, 15 अगस्त को क्या होता है, 5 सितंबर को कौन से डेज आते हैं, एक नहीं कई तरह के इंटरनेशनल नेशनल डे हैं, तो ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। नेक्स्ट पे आते हैं, नेशनल फार्मर्स डे कमेमोरेट करते हैं द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ होम, तो जो चैंपियंस ऑफ फार्मर्स रहे, 5th प्राइम मिनिस्टर रहे, उनके बर्थडे को हम कमेमोरेट करते हैं नेशनल फार्मर्स डे, और वो है चौधरी चरण सिंह जो 5th प्राइम मिनिस्टर थे। तो थर्ड का आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। नेक्स्ट पे आते हैं, थीम ऑफ नेशनल फार्मर्स डे, तो मैंने आपको बोला है कि यही देखिए 4-5 क्वेश्चन जो बनते हैं वो ही मैंने आपसे पूछ लिए हैं। अगर इस पे क्वेश्चन आता है आपके एग्जाम में तो यही टाइप के क्वेश्चंस होते हैं जो आते हैं। ओके तो इसका जो थीम है इस बार का वो है विकसित भारत 2047 एंड एफपीओ। आई होप एफपीओ क्या होता है उसका फुल फॉर्म आपको पता होगा, तो फोर्थ का आंसर है ए। नेक्स्ट पे आ जाते हैं, इंडिया रिफ्यूज मार्केट एक्सेस अंडर द एफटीए ऑन फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्टर्स। तो ये देखिए सीधे सीधे इंडिया न्यूजीलैंड के पर्टिकुलर एफटीए से डील करता है। अब देखिए यहां पे कंटेक्स्ट भी नहीं है, बिकॉज इट इज एक्सपेक्टेड कि आप आज ही कर रहे हैं, साथ में ही कर रहे हैं, तो इसमें आपको पता होगा कि उसी पर्टिकुलर एफटीए की बात हो रही है। तो इन 4 में से कौन सा वो सेक्टर है जिसमें इंडिया ने रिफ्यूज कर दिया मार्केट एक्सेस? सो वी नो दिस, इंडिया बहुत सेंसिटिव है एग्रीकल्चर को लेकर, डेयरी को लेकर, तो जो डेयरी प्रोडक्ट्स हैं, यहां पे डेयरी एग्रीकल्चर नहीं लिखा, तो डेयरी प्रोडक्ट्स वुड बी द आंसर, तो 5th का आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट पे आते हैं, एफटीए, इंडिया न्यूजीलैंड एफटीए इज एक्सपेक्टेड टू हेल्प इंडियन एक्सपोर्टर्स अफेक्टेड बाय हाई टैरिफ इंपोज्ड बाय, तो समथिंग व्हिच वाज आस्क्ड इन दिस पर्टिकुलर क्लैट आल्सो, कौन से कंट्री के हाई टैरिफ्स के एक्सपोजर की वजह के से बेसिकली उसके इंपोजिशन की वजह से हमें जो प्रॉब्लम हो रही है उससे छुटकारा ये एफटीए दिलाएगा।
किस कंट्री ने वो पर्टिकुलर लगाए थे? तो वो लगाए थे हम पे यूएस ने। ठीक है, तो 6 का आंसर हो जाएगा सी। ओके, नेक्स्ट टॉपिक पे आ जाते हैं। नेक्स्ट है सीएसआर इन इंडिया इज मैंडेटेड अंडर विच लॉ? कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी किस पर्टिकुलर लॉ में मैंडेटेड है? तो सीएसआर इज मैंडेटेड अंडर कंपनीज एक्ट 2013। अब देखिए यहां कंपनीज एक्ट 56 भी दिया हुआ है, बट कंपनीज एक्ट 1956 में सीएसआर का प्रोविजन मिसिंग था। इट इज वॉज अ न्यू एडिशन, वो कंपनीज एक्ट में किया गया था। सेक्शन अगर आपको पता हो तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। आई थिंक क्वेश्चन हो सकता है, बट शायद मैंने रिमूव कर दिया हो। ओके, सो पॉसिबली मैंने वो रिमूव कर दिया है। सेक्शन कौन सा है वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए, ये भी हमने पढ़ा था। सेकंड है सीएसआर प्रोविजन अप्लाई टू कंपनीज विद अ मिनिमम नेट प्रॉफिट ऑफ, तो कितना मिनिमम नेट प्रॉफिट होना चाहिए कि आपके ऊपर पे ये लगेगा? तो उसको आपको अगर याद है 3 कंडीशंस होती हैं, या तो नेटवर्थ एक लेवल से ऊपर का हो, मैं अब इसलिए डिस्कस नहीं कर रहा हूं शायद क्वेश्चन आ जाए, या फिर उसके अंदर में दूसरा था टर्नओवर एक लिमिट से ऊपर का होना चाहिए, या फिर तीसरा था कि उसके अंदर में मिनिमम नेट प्रॉफिट कितना है। ओके, तो नेट प्रॉफिट कितना होना चाहिए? 5 करोड़ या इक्वल टू 5 करोड़ और मोर देन 5 करोड़। तो इस क्वेश्चन का 8 का आंसर हो जाएगा सी। ओके, नेक्स्ट पे आ जाते हैं। कंपनीज कवर्ड अंडर सीएसआर रिक्वायर्ड टू स्पेंड एटलीस्ट व्हाट परसेंटेज ऑफ एवरेज नेट प्रॉफिट, कितना परसेंट अपने नेट प्रॉफिट का पिछले 3 साल का कितना उन्हें बेसिकली यूज करना है? सो नेट प्रॉफिट उसका है 2%। 2% से ज्यादा, एटलीस्ट 2% उनको एवरेज नेट प्रॉफिट का स्पेंड करना है फॉर बेसिकली फॉर देयर सीएसआर एक्टिविटीज। विच पॉलिटिकल पार्टी रिसीव द मैक्सिमम डोनेशन? देखिए अब हर टॉपिक पे हम आ रहे हैं, मैक्सिमम डोनेशन किसने आपका पर्टिकुलरली रिपोर्ट करा है? तो ऑब्वियसली इट्स अ वेरी इजी क्वेश्चन। यूजुअली इट इज अ रूलिंग पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, जिसको सबसे ज्यादा इलेक्टोरल डोनेशंस मिला है। तो 10th का आंसर है ए। नेक्स्ट पे आ जाते हैं। डोनेशन एंड ऑडिट रिपोर्ट ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज आर सबमिटेड टू विच अथॉरिटी? ओके, अब देखिए हमने सहयोग पोर्टल में मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स भी पढ़ा था, तो कंफ्यूज मत हो जाना। इट इज द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, ईसीआई, जिसको ये पॉलिटिकल पार्टीज को सबमिट करना होता है। 11th का आंसर इसलिए बी है। नेक्स्ट पे आ जाते हैं। विच इलेक्टोरल ट्रस्ट इमर्ज एज अ टॉप डोनर इन 24-25? अब ये क्वेश्चन जो है मैंने कवर नहीं किया था, बिकॉज आई सेड कि ये एक फैक्चुअल क्वेश्चन है, तो आप न्यूज रीड करोगे तो इसको आंसर कर पाओगे। तो इसको भी मैं अभी अनआंसर रख लेता हूं। वैसे मैंने इसका आंसर जो है वो आपको शायद न्यूज एनालिसिस में दे दिया था वहां पे, तो आप उसको या तो बैक करके चेक करिए कहां पे आंसर है, या फिर आप सिंपली न्यूज को रीड कर लेना, आपको इसका आंसर मिल जाएगा। ओके, अब ये इलेक्टोरल ट्रस्ट क्या होते हैं? तो डिफरेंट कॉर्पोरेशन जो होती हैं, इंडिविजुअल्स जो होते हैं, ये इलेक्टोरल ट्रस्ट क्रिएट करते हैं। इस इलेक्टोरल ट्रस्ट के अंदर में आप पर्टिकुलरली लोगों से भी चंदा ले सकते हो, और बहुत सारी कंपनीज मिलकर एक इलेक्टोरल ट्रस्ट बना सकती हैं टू बेसिकली डोनेट टू द पॉलिटिकल पार्टीज। ओके, एक तरीका होता है कि डायरेक्टली कंपनी का नाम ना है डोनेशंस के अंदर में, कि टाटा ने दिया, रिलायंस ने दिया, महिंद्रा ने दिया, रेदर देन ट्रस्ट का नाम आ जाए। तो इनमें से ही एक वो ट्रस्ट है। चलिए मैं क्लियर एक हिंट दे देता हूं, इसका आंसर सी और ए नहीं है, बी और डी में से है। ओके, नेक्स्ट पे आ जाते हैं। नेक्स्ट है विच इंस्टीट्यूशन रिलीज द रिपोर्ट टाइटल इंटरनेशनलाइजेशन ऑफ हायर एजुकेशन इन इंडिया? अगर आपने जो आज पर्टिकुलर न्यूज एनालिसिस देखा है, लेट्स से पैसेज में एक इंस्टीट्यूशन मेंशन्ड है, उसी के बाद में करी जा रही है, तो आप इन 4 में से किसको पर्टिकुलरली टिक करोगे? आई एम श्योर इफ यू रिमेंबर, हमने एक फेलोशिप, स्कॉलरशिप, रिसर्च फंड की बात पढ़ी है। वो पर्टिकुलर चीज किस कंटेक्स्ट में दी, कौन सी ऑर्गेनाइजेशन में मेंशन्ड है? वहां पे मेंशन्ड है नीति आयोग। ओके, तो 13 का आंसर हो जाएगा बी। ओके, डू वन थिंग, यू टेल मी इन द कमेंट बॉक्स, जल्दी से मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कि जो नीति आयोग है इसका चेयरपर्सन कौन होता है? वैसे तो मैं चेयरपर्सन, वाइस चेयरपर्सन और सीईओ तीनों पूछना चाहूंगा, बट फॉर अ चेंज लेट मी आस्क यू जस्ट द चेयरपर्सन। हु इज द चेयरपर्सन? ओके, तो चेयरपर्सन आप बताइए। नेक्स्ट पे आते हैं। विच कंट्री रिकॉर्डेड द हाईएस्ट नंबर ऑफ डोपिंग ऑफेंसेस ग्लोबली? कौन सी वो कंट्री है जिसने सबसे ज्यादा डोपिंग ऑफेंसेस को अनाउंस किया है, बेसिकली रिपोर्ट किया है? सो पिछले 3 साल से इट इज आवर कंट्री इंडिया जो रिपोर्ट कर रही है सबसे ज्यादा केसेस। 14 का आंसर है ए। नेक्स्ट पे आ जाते हैं। कौन सा वो स्पोर्ट्स है जिसमें डोपिंग के सबसे ज्यादा रिपोर्ट हुए हैं? तो ये एक पूरी कैटेगरी हो जाएगी, तो विच इज योर एथलेटिक्स कैटेगरी। ओके, तो 15 का आंसर हो जाएगा डी। विच इंटरनेशनल बॉडी पब्लिशेज द वर्ल्ड एंटी डोपिंग कोड? तो ये तो आसान होगा आपके लिए, इंडिया में तो कुछ और है और बाहर है वाडा। ठीक है, वो भी एक क्वेश्चन है आपका शायद, तो इसलिए इसका हो जाएगा वाडा, वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी। 16 का आंसर सी है। नेक्स्ट, वाडा का हेडक्वार्टर कहां पे? ये भी हमने पढ़ा है। तो आपको यहां पे सिटी बताया है, कंट्री नहीं बताया है।
ठीक है, तो बहुत बार ये भी होगा, सिर्फ कंट्री मत याद कर जाना, जगह भी याद होनी चाहिए, और जगह याद है तो ये पता होना चाहिए किस कंट्री में है। कंट्री भी पूछ सकते हैं वो आपसे, और वैसे हो सकता है आपको जगह ही पता हो। तो 17 का आंसर हो जाएगा डी, वेरी इजी। नेक्स्ट पे आ जाते हैं, पढ़ा होता है तो सब इजी ही होता है। What is the full form of NADA in India? NADA का फुल फॉर्म क्या है इंडिया के अंदर में? So it stands for National Anti-Doping Agency. NADA is National Anti-Doping Agency. तो 18 का आंसर है बी। नेक्स्ट पे आ जाते हैं, विच मिनिस्ट्री ओवरसीज द नाडा? नाडा को इंडिया में कौन ओवरसाइट रखता है उसके ऊपर पे? सो इट इज योर मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स। तो 19 का आंसर है ए। अब देखिए, इस बार आपसे एयर इंडिया क्रैश में पूछा गया था कि हु इज द करंट मिनिस्टर ऑफ सिविल एविएशन, तो आपसे मिनिस्टर्स आपको पता होने चाहिए। तो अब आपका क्वेश्चन ये है, हु इज द करंट मिनिस्टर ऑफ यूथ एंड अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स? तो आप कमेंट बॉक्स में बताइए कि कौन बेसिकली हमारा अभी मिनिस्टर ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स है। नेक्स्ट पे आ जाते हैं, कौन सा पोर्टल होम अफेयर्स ने लॉन्च किया था टू कॉम्बैट साइबर क्राइम? तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। अब सारे पोर्टल्स आपके सामने हैं, कुछ आपके पोर्टल जो है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंदर में ही आते हैं, कुछ एक हाइपोथेटिकल भी बनाया हुआ है, कुछ आपके मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में आते हैं, माइटी मिनिस्ट्री के अंदर में आते हैं। तो यहां पे जिस पोर्टल की बात करी जा रही है साइबर क्राइम से प्रोटेक्ट करने के लिए, वो है आपका सहयोग पोर्टल। तो 20 का आंसर हो जाएगा बी। एक आपके लिए यहां पे बोनस क्वेश्चन है, 20 क्वेश्चन के अलावा हमेशा एक बोनस क्वेश्चन मैं देता हूं, विच इज कौन सी इंडियन एजेंसी है जो सहयोग पोर्टल को ऑपरेट कर रही है। अब देखिए, यहां पे मिनिस्ट्री नहीं पूछी है आपसे, एजेंसी पूछी है, ये भी हमने पढ़ा था। तो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर जो है, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर जो है उसके अंदर में कई ऑर्गेनाइजेशन है, जैसे एक है I4C, इंडिया या इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर। ओके, इंडिया साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर। तो ये हो गया आई और 4 बार सी, तो इसका आंसर हो जाएगा ए। तो 21 का आंसर क्या है? ए। ओके, सो स्टूडेंट्स, ये थे आपके इंपॉर्टेंट 21 जीके क्वेश्चंस। तो इनको आप किस तरीके से नोट कर सकते हो? तो मैं यूजुअली कहता हूं, आप क्वेश्चन बैंक कैसे बनाइए कि आप सिर्फ और सिर्फ वो जो पर्टिकुलर क्वेश्चन आपसे पूछा गया एमसीक्यू, उस एमसीक्यू को लिखिए और उसके नीचे आप एक जगह पे आंसर लिख लीजिए। ठीक है, रिवीजन के लिए मैं एक ट्रिक ये यूज करता था कि अगर क्वेश्चन यहां पे है तो आंसर इस साइड में लिख रहा हूं मैं, ठीक है, जिससे मैं हाथ रख के छुप के उसको याद कर सकूं, या फिर मैं थोड़ा सा डिस्टेंस में करता तो कि धीरे 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 करके सारा मैं रिवाइज कर सकूं। तो इस तरीके से आप 20 जीके क्वेश्चन का क्वेश्चन बैंक प्रिपेयर कर सकते हैं। और प्लस डेली न्यूज एनालिसिस में कोशिश ये करिए कि अभी तो टाइम लगेगा, बट शॉर्ट नोट्स उसके भी बनाएं आप। ठीक है, शॉर्ट नोट्स आप उसके भी बनाएं। अगर आप क्लैटर स्टूडेंट्स हैं, प्लीज कम टू अस, विल क्रॉस चेक योर नोट्स एंड देन टेल यू कि भाई किस तरीके से नोट्स को आप ज्यादा रिफाइन कर सकते हो, ज्यादा आपके लिए बेनिफिशियल कर सकते हो। ठीक है, तो स्टूडेंट्स आज के लिए बस इतना ही। कल हम फिर मिलेंगे विद द न्यूज एनालिसिस ऑफ दैट डे। तो आई होप ये इनिशिएटिव आपके लिए यूजफुल है। कोई भी आपका फीडबैक है तो प्लीज कमेंट बॉक्स में हमें बताइए, हम उसको आगे की क्लासेस में उसको भी इनकॉर्पोरेट करेंगे। ओके, सो दैट्स इट फ्रॉम माय साइड। थैंक यू एंड हैव अ वेरी नाइस डे।